आपको क्या लगता है, बेरोजगारी सही में एग्जिस्ट करती है? क्या इम्प्रूवमेंट आए पिछले 8-10 सालों में? बेरोजगारी ये शब्द 2014 के बाद तो नहीं बना, या नरेंद्र भाई मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद बना हो। आज हमारा देश आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पे है। मतलब जो अभी नंबर 1 पे है जिसकी आर्थिक स्थिति, यदि आप वहाँ का भी डाटा लोगे तो बेरोजगारी वहाँ भी जीरो नहीं है, बेरोजगारी वहाँ भी है, तो बेरोजगारी तो रहेगी। तो इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम है कि उनको कैपेबल बंदे नहीं मिलते हैं। वो इंडस्ट्री तो बहुत तेज़ी से हर 3 महीने में अपडेट हो जाती है। एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप बुक्स अपडेट कर देंगे, टीचर अपडेट करने में टाइम लगेगा। जो डॉक्टर द्रोण गुरुकुल है आपका, ये भी एक शार्पनर जो आपने एक स्टार्ट करी है थीम, तो ये भी तो एक उसी का उदाहरण कि आप भी उस दिशा में जा रहे हैं। करियर बनाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बहुत बड़ा बूम आने वाला है एआई में। एक गाड़ी की आरसी इशू होती है, गवर्नमेंट इशू करती है 15 साल के लिए, 28% जीएसटी पे होती है, गवर्नमेंट के पास जाती है, फिर उस पे रोड टैक्स लगता है। एक आदेश आता है कि पेट्रोल गाड़ी 15 साल चलेगी और डीजल गाड़ी 10 साल, उसके ज्यादा दिल्ली में अलाउड नहीं है, और उसकी आज ली गई गाड़ी की 2 साल बाद वैल्यू 0 होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो वो जो गाड़ी के खर्चे की भरपाई है वो क्या सरकार ने करनी चाहिए? कि ये सवाल है तो इस पर काम करना चाहिए था। 10 साल जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, इस पर कुछ ना कुछ नई चीजें जनता के हिसाब से लानी चाहिए जिससे जनता को नुकसान ना हो। ये दिल्ली का भाई 2 बार 3 बार का मुख्यमंत्री है जो व्यक्ति, उसको ध्यान देना चाहिए था। ये सवाल जो है, जनता यदि परेशान है किसी भी वजह से, तो ये मुख्यमंत्री की ये एक बहुत बड़ी कहते हैं ना फेलियर है कि उसने जनता के सवालों पे ध्यान ही नहीं दिया। नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर द्रोण्स गुरुकुल पॉडकास्ट फॉर बिजनेस एंड पीपल। दिसंबर का महीना है, पहला एपिसोड है, और आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने वाले हैं, एकदम 180 डिग्री का टर्न लिया इन्होंने करियर में। एक कॉरपोरेट वर्ल्ड से इंटरनेशनल लेवल की प्रोफाइल देखते हुए, जहाँ पे 8-10 कंट्रीज़ ये एक महीने में विज़िट कराते थे, और उस कॉरपोरेट वर्ल्ड से निकल के जब ये इंडिया वापस आए तो इन्होंने रास्ता चुना राजनीति का, और राजनीति में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। और इससे भी ज़्यादा एक इनकी क्वालिटी है कि भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान है इन्हें। जितनी आसानी से ये हिंदी बोलते हैं उतनी पानी की तरह ये चाइनीज़ बोलते हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर द्रोण्स गुरुकुल पॉडकास्ट में मिस्टर सत्येंद्र त्यागी जी का, जो कि बीजेपी से क्षेत्रीय मंत्री हैं किसान मोर्चा पे, और बहुत सारी चीज़ें समाज को अच्छी दे रहे हैं। बट हमारे 140 करोड़ लोगों के कुछ सवाल हैं जिनसे हमें अपडेट भी चाहिए और उस पर इनकी राय भी चाहिए। तो स्वागत करते हैं मिस्टर सत्येंद्र त्यागी जी का डॉक्टर द्रोण्स गुरुकुल पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद द्रोण जी, जो आज आपने मेरे को इस आपके डॉक्टर द्रोण पॉडकास्ट एंड गुरुकुल में मेरे को आपने बुलाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपने ये शुरू की है जर्नी पॉडकास्ट एंड गुरुकुल, और इसमें जो आपने जो नाम रखा है गुरुकुल, इसको मैं सुन कर के, और जब मैंने ये सुना अभी आपके मुख से, तो कहते हैं ना कि मेरे शरीर का एक अंग अंग खिल उठा। बहुत बढ़िया। जब एक कोई शब्द उपयोग किया जाता है और जो भारतीय संस्कृति का, जिसको अंग्रेजों ने मिटाने की कोशिश की, मुगलों ने जिसको मिटाने की कोशिश की, लेकिन उस शब्द को आपने इस 2024 जो चल रहा है, 2024 जो जहाँ पर हम बढ़ रहे हैं आगे, जहाँ पर लोग हमारी संस्कृति को पीछे छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं, आपने उसको अपने पॉडकास्ट में जिसका उपयोग किया और जिस पे जब आपने उसको यूज भी किया है, तो मुझे लगता है आप उसको लेकर के आप उस पर काम भी कर रहे होंगे। बिल्कुल। आप पुरानी जो हमारी भारतीय संस्कृति है उस पर काम भी करेंगे। तो ये एक
बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जब आप इसको इंटरनेशनली आप ब्रॉडकास्ट करोगे या इंटरनेशनली आप अपना काम करोगे या पूरे देश में, पूरे राज्य में, 28 राज्यों में आप जाओगे, वहाँ पर इस शब्द के साथ जब आप इसको विस्तार करोगे तो लोगों को जानकारी मिलेगी कि गुरुकुल भी होते थे, गुरुकुलों में क्या होता था, लोगों के ध्यान में अंदर तक जाएगा, वो सोचेंगे। और हो सकता है कि बहुत से जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो इससे बड़ी इजीली जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। और एक कहते हैं ना, जिज्ञासा पैदा होती है। तो बहुत से लोग जो होंगे जिन्हें गुरुकुल के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो वो जुड़ने की कोशिश करेंगे इससे। तो ये बहुत अच्छा इनोवेशन जो आपने अपने उसमें ये नाम रखा है, तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया कि मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और आपने ये क्यों रखा है, उसके पीछे आपका भी कुछ राज होगा। मैं जानना चाहूँगा कि क्या रीजन रहा, आपने क्यों इसमें ऐड किया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। और गुरुकुल वर्ड एक्चुअली डॉक्टर द्रोण जो जहाँ से आया है, द्रोणाचार्य से, वहाँ से हमने लिया है। लेकिन आपने जितनी हमारी तारीफ़ की हमें बहुत अच्छा लगा, बट जितनी शुद्ध हिंदी बोली आपने उससे एकदम मन खुश हो गया कि इतनी शुद्ध हिंदी तो हम बोल ही नहीं सकते। और अगर किसी ने लिखने को कह दिया तो लिखना तो बहुत मुश्किल है। तो अब सर, आप जब मैंने बोला ही है कि जितना पानी से आप हिंदी बोलते हो उतना चाइनीज़ भी बोलते हो, तो हमें कुछ बताइए चाइनीज़ में। देखिए, मैं पहले अपनी आपको, या जैसे आप चाइना के बारे में बात भी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अपनी जर्नी भी बता देता हूं। 2010 जून 2010 में मैं पहली बार चाइना गया। उस समय, जैसा कि आपको जानकारी है ही, क्योंकि आप भी थे चाइना में साथ में, आप भी सेम कंपनी में थे हम लोग। तो 2010 में जब हम चाइना में गए थे तो हम लोगों को कोई चाइनीज़ आती नहीं थी। लेकिन यूएस कंपनी में थे और हमको इंस्पेक्शन फील्ड में थे, ऑडिट और इंस्पेक्शन क्वालिटी फील्ड था, जहाँ पर शुरुआत ही जिस फील्ड की क्वालिटी से होती है, तो व्यक्ति के अंदर सबसे पहले अपने अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। तभी आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, फैक्ट्री में जा सकते हैं, कहीं भी थर्ड, मतलब आप 1000 लोगों की टीम है किसी फैक्ट्री में और आप वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, आप क्वालिटी फील्ड से हैं, और यदि आपके अंदर ही क्वालिटी नहीं है तो आप क्या क्वालिटी कंट्रोल करेंगे और क्या आप क्वालिटी को देखेंगे। तो जब हम वहाँ पर गए, हमने देखा कि व्हाट इज़ द मेन थिंग वी शुड लर्न फ्रॉम चाइना। सही है। मतलब क्या वहाँ पर था कि जो हमें, जिसकी वजह से बहुत बड़ा गैप हो रहा था। कहते हैं ना, जब हम किसी देश में जाते हैं, उस देश में जाने के बाद वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, वहाँ की भाषा, ये सारी चीज़ों पे आपको कैसे कनेक्ट होना है। तो सबसे बड़ा जो गैप आ रहा था कि वहाँ की लैंग्वेज, जो भाषा, चाइनीज़ भाषा थी, वो सीखना बहुत ज़रूरी था। तो विद इन 6 मंथ जब हम यहाँ से गए तो वहाँ की गिनती, ई अ सान सा उ लियू जो भी होता है वो तक नहीं आता था, निहाव भी नहीं आता था, मतलब जो नॉर्मल एक हेलो होता है। जब हम वहाँ एयरपोर्ट पर उतरे तो सब जैसे कहाँ पर, मतलब जंगल में आ गए। जैसे जंगल में आप पहुँच जाते हो तो आपको भाई जानवर आपकी भाषा नहीं मतलब नहीं समझेगा ना। तो अब आपको वहाँ रहना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे आपको काम करना है। अब 2010 की बात कर रहा हूँ, उस समय आप देखोगे तो बड़े शहर में कोई चाइनीज़, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा बहुत लोग बोल सकते हैं, सांघाई, बीजिंग। उसके अलावा यदि आप चाइना के किसी भी शहर में जाओगे तो वहाँ पर किसी को भी इंग्लिश नहीं आती, और इंग्लिश अलग तरीके की। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जहाँ हम लोग जाते थे वहाँ पर जो इंस्पेक्शन करने के लिए बहुत इंटीरियर, मतलब छोटे छोटे गांव भी होते थे, छोटे छोटे कस्बे भी होते थे, जहाँ पर कि इंग्लिश तो छोड़िए, चाइनीज़ भी यदि आप शुद्ध चाइनीज़ बोल रहे हो, आप मतलब ट्रेडिशनल जो चाइनीज़ है उनकी भाषा, यदि उसमें भी आप बात कर रहे हो तो उसमें भी आप उनको नहीं समझा पाओगे, क्योंकि वो लोकल, जैसे हमारे यहाँ भी भोजपुरी बोल रहे हैं, भोजपुरी है, हमारे यहाँ ब्रज क्षेत्र की भाषा होती है। यदि हम उसको बोलना शुरू करेंगे तो बहुत से लोग उसको भी थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं एक बार, जैसे गांव में जाएंगे आप, तो यदि वहाँ गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं, आप उनसे शुद्ध हिंदी में बात करोगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, उनको आप लोकल भाषा में बात करोगे तो वो समझ पाएंगे। तो जब चाइना में गए, हमने देखा कि ये चीज़ यदि हमें चाइना में सर्वाइव करना है तो भाषा सीखनी पड़ेगी। तो 6 महीने के अंदर हमने भाषा लर्न करी, सीखी, और एक समय ऐसा था कि कंपनी में हम बेस्ट टेक्नीशियन का अवार्ड भी मिला। बहुत जल्दी प्रमोशन भी हुए, $400
मतलब इंक्रीमेंट जिसको आप बोल सकते हो 50-50 हज़ार रुपये पर ईयर का इंक्रीमेंट हुआ, टेक्नीशियन से लेकर के एक हाई लेवल मैनेजर, मतलब पूरा एरिया मैनेजर, और उसके बाद 30-40 कंट्री का हेड भी, मतलब एज ए GM ऑपरेशन अकाउंट सारे हैंडल भी किया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब आप कहीं भी जाते हो, मैं कहता हूँ विदेश में भी नहीं, यहाँ भी आप एक शहर से दूसरा शहर करते हो, आप अपने भारत देश में ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर किलोमीटर पे, हर मील पर भाषा भी बदलती है और पानी भी बदलता है। बिल्कुल। वो कहावत है ना कि आप जितना रीति रिवाज बदलते हैं, जहाँ भी जाओगे तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ से साउथ भी जाओगे तो आपको वहाँ का सीखना पड़ेगा, महाराष्ट्र जाओगे वहाँ मराठी सीखनी पड़ेगी, तमिलनाडु जाओगे आपको तमिल सीखनी पड़ेगी, आप बिहार चले जाओ तो आपको बिहारी भी आनी चाहिए, बंगाल जाओगे तो बंगाली भी आनी चाहिए। तो यदि आपको लाइफ में सक्सेस होना है, कुछ करना है, तो वहाँ के हिसाब से आपको मोल्ड होना पड़ेगा। तो हम जब गए, हमने सारी चीज़ें सीखी और चाइनीज़ पे अपनी पकड़ बनाई, क्योंकि बिना चाइनीज़ के कुछ ना, अभी हम जाते हैं तो बिना चाइनीज़ के हम वहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है चाइना की, कि वो लोग, उनका कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उनकी कोई वर्किंग कल्चर हो, या उनका कोई भी काम, सरकारी जो काम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सब सारे काम इंग्लिश में होते हैं। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या आप कहीं भी किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, हिंदी में टाइपिंग नहीं होगी, हमारी मातृभाषा में टाइपिंग नहीं होगी। हमारी मातृभाषा में कोई भी बहुत सारे जो फॉर्म बनाए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी तो फिर इंग्लिश प्लस हिंदी, लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी काम होंगे सारे इंग्लिश में होंगे। लेकिन यदि आप चाइना में एंटर करोगे तो वहाँ सारा चाइनीज़ में होगा, वहाँ दूसरी भाषा उन्होंने ऑप्शन में रखी ही नहीं है। सही है। कि चाहे सरकारी विभाग में चले जाइए, चाहे आप किसी भी काम में जाएंगे आप वहाँ पर, तो सारी चीज़ें चाइनीज़ में है। तो एक मजबूरी भी होती है कि आपको चाइनीज़ सीखनी ही पड़ेगी यदि वहाँ पर आपको सरवाइव करना है। तो हो जाए फिर कुछ चाइनीज़ में चाइनीज़ के लिए कुछ होता है तो कुछ शब्द जैसे याद है, दिस इज द काउंटिंग दैट वी कैन स्टार्ट। तो आप समझ लो जैसे हमें बोलना है कि ये डॉक्टर द्रोण्स गुरुकुल फॉर बिजनेस एंड पीपल पॉडकास्ट है, ऐसा करके कुछ जोड़ के वी कैन टेल लाइक डॉक्टर द्रोण गुरुकुल पॉडकास्ट, बिकॉज दिस शब्द मतलब आप उसको चाइनीज में नहीं बोल सकते, लेकिन आप यही बोलेंगे ना, यदि वहाँ भी बोलेंगे तो इतना तो वो लोग भी, भाई आपका शब्द तो आपका ही रहेगा। डॉक्टर द्रोण पॉडकास्ट बिजनेस एंड ये तो थामन या खाई से सेई थामन या जो खाइफा तो सच्ची का सेई, लाइक दैट दे विल मीन्स, हाँ वो चाइनीज में ही बोलेंगे। आप यदि कोई प्रेजेंटेशन भी देने जाते हो कुछ भी, तो आपको चाइनीज में ही देना पड़ेगा या चाइना में। मेरे को एक शब्द बहुत परेशान करता था वहाँ पे, कि मैं गाड़ी में बैठा और सीधे जा रहे हैं और हमको यू टर्न लेना है, तो हमें किसी ने बताया भाई द्यावथो बोलोगे तो वो मुड़ जाता है, पर हमारा द्यावथो थोड़ा अलग होता था उसका। वो तो आप इसी का हमको बताएं कैसे यू टर्न। आप एक्चुअली क्या है वहाँ पर द्यो बोल रहे, डी को वो ती बोलते हैं, अभी आप द्यो बोल रहे उसको त्यो बोलते हैं वो लोग, डी। हाँ, क्योंकि डी को आप डी बोलोगे तो वो लोग नहीं समझेंगे, आप डी को टी, मतलब प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, जैसे आप यूके में कोई मतलब इंग्लिश है तो अलग टोन होती है, यूएस की अलग होती है, ऐसे चाइनीज की जो है उनकी टोन अलग है। वो बी यदि बी ए लिखा है तो उसको वो पापा बोलेंगे, ना कि बाबा बोलेंगे। यदि आप बाबा बोल रहे हो तो वो समझेंगे नहीं वो कहेंगे बाबा, द मीन्स दैट इज डिफरेंट। तो ऐसे ही यदि आप डी है, डी को आप दा बोलोगे, दियो थो है वो त्यो मतलब मीन्स टी, उसको टी में उनका है। आर है, आर साइलेंट है उनके, आर को एल बोलते हैं, ला का साउंड रहता है। यदि कोई भी वर्ड में आर आ रहा है तो उसको वो आर नहीं होगा, वो ला होगा। तो ऐसे उनके बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं। प्लस टोन भी अलग होती है उनकी, 6 टोन होती हैं, एक प्लेन होती है, एक ऐसे ऊपर जाती है, एक डाउन होती है, एक माँ मतलब ऊपर नीचे होती है। तो वो टोन भी हमको उसमें मिक्स करनी पड़ती है। यदि उसका भी थोड़ा सा भी अंतर कर देंगे तो वो डिफरेंस ही हो जाएगा। मतलब अपने जैसे शब्द में दा और धा में आप करोगे तो बहुत अंतर हो जाएगा। मैंने ये टोन वाला जो आपने बोला ना, मैं वहाँ पे 4-5 शब्द सीखे थे, ओवरऑल सर्वाइवल लैंग्वेज, जिससे कि भाई कितने का है तो शियान, ठीक है।
तो मैंने बोला कम कैसे करवाते हैं पैसे वो बताओ, तो बोलते पिए ही दिए माँ खाई। तो भाई ये बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम करो। तो जो टोन वाला पॉइंट आपका एकदम सही है। तो इतनी अच्छी भाषाओं का ज्ञान आपको है, फिर आप कॉरपोरेट वर्ल्ड से, तो वहाँ से यहाँ आने का रीज़न क्या है और आके राजनीति में अपना करियर बनाना? देखिए द्रोण जी, 2017 में ब्रिक्स हुआ था। 2016 में हमारे राष्ट्रपति जी थे प्रणब मुखर्जी जी, वो गोंगजो में गए थे। तो गोंगजो में इंडियंस के साथ एक डिनर था साथ में, प्रेसिडेंट्स के साथ गोंगजो में। तो हम जब वो चाइना में भी रहते थे, तो यहाँ भी जब मैं था इंडिया में तो आरएसएस से जुड़ा हुआ था, आरएसएस में जाता था। अब चाइना 2010 में चाइना में चला गया, स्वयंसेवक तो था ही मैं। अब चाइना में भी चले गए तो वहाँ भी हम कॉन्सुलेट के साथ जुड़े रहते थे। कॉन्सुलेट के साथ में जो वहाँ पर स्टूडेंट्स, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं चाइना में, जो उनके साथ कुछ समस्याएं भी होती थी, कभी पैसे की समस्या, कभी बहुत सारी लीगल समस्याएं, तो हम उनको सपोर्ट करते रहते थे, हेल्प करते थे, उनके पास जाते थे। श्यामन यूनिवर्सिटी है, कई सारी गोंगजो यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाते थे, उनको मदद करते थे। तो कॉन्सुलेट के साथ हमारा एक अच्छा पकड़ था, एक मित्रता भी थी, एक समाज सेवी टाइप में जॉब तो कर ही रहे थे, प्लस अपने कंट्री के लोग वहाँ पर रहते हैं तो उनको कोई भी, कई बार कई बच्चे ऐसे हुए जिन्हें बीमारी हुई, उनके लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो हम सब इंडियंस से मिल करके कलेक्ट करके उनको देते थे। तो 2016 में जब प्रणब मुखर्जी जी आए तो वहाँ पर हम लोगों का एक डिनर सब कुछ रहा। उसके बाद में मेन जो टर्निंग पॉइंट था वो 2017 में जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ब्रिक्स समिट में श्यामन में गए। तो श्यामन में जब हमें पता चला कि श्यामन में मोदी जी आ रहे हैं, उस समय हम फैमिली के साथ ही रहते थे। तो हमने फिर पीएमओ को मैसेजेस करे, ईमेल करे कि यहाँ पर बहुत सारी फैमिलियाँ हैं, हम मिलना चाहते हैं। तो वहाँ से जवाब भी आए कि नहीं नहीं, बहुत टाइट शेड्यूल है, वी डोंट हैव टाइम, वी कैन नॉट गिव टाइम, मीन्स वी नीड टू आस्क। तो मैं रिक्वेस्ट भी किया कई बार कॉन्सुलेट को, पहले मैं कॉन्सुलेट को भी मेल किया, उनको भी बात किया, तो मना करते रहे, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मिल सकते, टाइट शेड्यूल है। फिर फाइनली मैं इंडिया आया तो उस समय एक कॉल आया पीएमओ से कि आपका वो मेल आया है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते हम कि मोदी जी मिलेंगे कि नहीं, बट वी विल वर्क ऑन दैट। मतलब आप वहाँ से कितनी फैमिलीज हैं, श्यामन में कितने लोग हैं, आप ये फॉर्म भरवा के सेंड करवाइए, तो फिर मतलब प्लान किया जा सकता है। तो जब हम वापस गए श्यामन, फिर हमने सबको वो फॉर्म सबको भेजा, जितने भी श्यामन में फैमिलीज थी सबको भेजा। जब सबको भेजा, सबने फॉर्म भर भर के भेज दिया गया। अब वहाँ से हमारे पास मेल आया कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा फैमिलीज हो गई, सही है, वी कैन नॉट गो मोर देन 50 पर्सन्स। तो फिर उसमें कहा गया कि ठीक है आप भेजिए, फिर हम उसमें फर्स्ट जो पहले लोग भेजेंगे ना उनको हम 50 को फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो प्रोसीजर, मतलब उसमें 4-5 महीने का एक टाइम लगा। उसमें फिर वो प्रोसीजर हुआ कॉन्सुलेट से, फिर वो चीज़ें कंफर्म हुई कि कौन से 50 लोग मिलेंगे। फिर उसमें उसके बाद में फिर वो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भी हुई। जिस कंपनी में हम रहते थे वहाँ फिर चाइनीज़ जो पुलिस होती है, चाइनीज़ गवर्नमेंट होती है, उन लोगों ने भी जा कर के जिन लोगों का मतलब मिलने के लिए जो सेलेक्ट हुए थे उनको एक एक बंदे को जा कर के चेक किया कि आप इतने साल से यहाँ रह रहे हो, आप क्या करते हो, गवर्नमेंट के आदमी हो, सरकारी आदमी हो आप, मतलब क्योंकि 10 साल से 2010 से 2017 8 साल तो हो ही गया चाइना में रहते हुए। तो वो उनको ये डाउट भी था ना कि चाइनीज पुलिस को कि ये बंदे यहाँ रहते हैं और मोदी जी आ रहे हैं तो क्या काम है, क्या है। तो पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुआ, उसके बाद सब हो गया। उसके बाद जब मोदी जी आए तो फिर हम ब्रिक्स में बड़े अच्छे से मुलाकात भी, और उस समय आपने देखा होगा चैनलों पर आया भी था वो कि मोदी जी के नारे लगे, मोदी मोदी मोदी, और रसिया और भी लोग आए थे। उनके लिए कोई भी नहीं था, कोई भी व्यक्ति, मतलब जिस तरीके से भारतीय नागरिकों ने उनका स्वागत किया, वो भी श्यामन चाइना में, जहाँ पर चाइना में और कंट्री में तो इंडियंस होते ही हैं बहुत, लेकिन चाइना में और कंट्री की जगह पे कम होता है। तो उसके लिए न्यूज़ में भी बहुत चला था कि देखिए मोदी जी का कितना जलवा है कि चाइना में भी
मोदी मोदी के नारे लगे और भाई रसियन पुतिन भी गए थे और भी लोग गए थे, लेकिन उनका कुछ ऐसा नहीं था। तो वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था और आरएसएस में मैं जुड़ा हुआ था शुरुआत से। तो मैंने देखा भी कि 2014 से पहले और 2014 के बाद में मोदी जी ने देश के लिए कितना सब कुछ किया है, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे अभी आपने देखा होगा विकसित भारत को लेकर के 2047 में कैसे हम डेवलप्ड कंट्री बने, विकसित भारत का जो संकल्प लिया है वो मोदी जी ने विजन बनाया हुआ है। और 2017 में जब हम ये सारी चीज़ें देखते थे तो हमको भी लगा कि कहीं ना कहीं मोदी जी डिफरेंट है, मतलब कुछ देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ हटके करना चाहते हैं, देश को बढ़ाना। उसका रिजल्ट आप देखिए 2014 से आज हम 2024 में हैं। आप चाहे हाईवेज देख लीजिए, आप एम्स देख लीजिए, कितने एम्स बढ़ गए, आप हर गांव में देखिए बिजली पहुंच गई, स्वच्छता। आप 2014 से पहले यदि आप गए होंगे किसी भी रेलवे स्टेशन पर तो बदबू आती थी। आप देखना फॉरेनर यदि आते थे इंडिया में तो वो क्या वीडियो और फोटो बनाते थे 2014 से पहले, वो गंदगी के बनाते थे। यदि वो ताजमहल, जैसे मैं आगरा का रहने वाला हूँ, आगरा में भी यदि फॉरेनर्स आते थे तो ताजमहल घूमने जाते थे तो कोशिश क्या, उनको इतनी गंदगी और वो दिखती थी तो वो वीडियो और फोटो जरूर खींचते थे और वो वीडियो बना करके ले जाते थे, फोटो बना करके ले जाते थे। लेकिन आज 2024 में जब हम खड़े हैं तो उस पर भी विपक्षी बड़ा मजाक बनाते थे कि अरे इससे क्या होगा, शौचालय से क्या होगा, स्वच्छता से क्या होगा। अरे भैया कुछ नहीं होने वाला था। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1947 से लेकर के आप 2014 तक रहे, आप नहीं कर सकते। 10-12 हज़ार रुपये का शौचालय नहीं बना सकते थे, बना सकते थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं स्वच्छता को लेकर के। मोदी जी ने जो सोचा, मतलब फ्यूचर को ले, भाई विकसित जितने भी विकसित देश हैं, आप भी कई देशों में गए हैं, मैं भी जाता रहता हूँ, देखिए कितना अंतर है। विकसित देश का मतलब भाई गरीब क्या है, जब तक हमारा देश विकसित नहीं है तभी तक तो गरीब हैं। जब देश डेवलप्ड हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, विकसित का मतलब सारे रोड, बिजली, पानी, रिसोर्सेस, सारी चीज़ें जब हो जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। हमारा देश इस समय 140 करोड़ देशवासी हमारे देश में है, सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में पॉपुलेशन है। एक समय में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको मुगल आए, अंग्रेज आए, लूट करके ले गए। इसका मतलब उस जमाने में भी हम सोने की चिड़िया थे और हैं और रहेंगे। लेकिन इसको सिर्फ समझा मोदी जी ने उस पर काम किया, नितिन गडकरी जी ने उस पर काम किया, और आप देखिए कि आज हम उस पर कितना आगे बढ़ रहे हैं। और एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया है, कुछ संकल्प की विकसित, उन्हें भी पता है कि 2047 तक वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन विजन देखिए आपका, उनका विजन, उन्होंने जो विजन लिया है वो 2037 तक का लिया है, मतलब संकल्प लिया है उसको कि देश को भाई विकसित तो होना है ना। आप ये चाहते, विपक्षी ये लोग हैं 1947 से या 2014 से काम किए होते तो आप बताइए 70 साल में या 75 साल में देश विकसित नहीं हो सकता था क्या? एक्चुअली अगर हम देखते हैं तो आपका ये कहना है कि 2014 से पहले भारत में कुछ भी नहीं था और 2014 के बाद भारत में बहुत बदलाव आए। मैं भी ये मानता हूँ बदलाव आए, बट ये बदलाव 1947 से चल रहे हैं। हर 10-15 साल में कहीं पे टेक्नोलॉजी आ रही है, कहीं पे कुछ चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी, तो कोई ना कोई पार्टी कुछ ना कुछ ला रही है। तो इसमें 2014 के बाद ही सब कुछ चेंज हुआ है या उससे पहले कुछ चेंज? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2014 से पहले क्या करते थे ये लोग, इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। अब वोट बैंक में इन्होंने एक ही चश्मा पहन लिया है जिससे इन्हें वोट, मतलब कहते हैं ना कि वोट कैसे मिले, इनको ये नहीं है कि देश कैसे बढ़े, राष्ट्र कैसे बढ़े, राष्ट्र का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, देश हमारा कैसे आगे, इस पर इनको काम नहीं करना। इनको कैसे भी करके होकर इनको कैसे भी डू एंड डाई कैसे भी सरकार बनानी थी, वोट बैंक पे ध्यान रखना था। तो इन्होंने बनाया वक्फ बोर्ड बनाया, इन्होंने बनाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी कि सिर्फ एक समुदाय को फायदा हो। ओवरऑल ये है कि बीजेपी ने 2014 के बाद बहुत कुछ बदलाव किया है। रोड्स वगैरह हम भी देख रहे हैं, भारतमाला वाला प्रोजेक्ट देख रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है, और 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत कुछ समर्पित किया है। अब उन 140 करोड़ लोगों के ही कुछ हमारे पास सवाल हैं जो हमने अलग अलग माध्यम से
कलेक्ट किए हैं और उन सवालों को हम डिस्कस करना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल। जैसे कि एक बहुत हजारों साल पुराना मुद्दा है, मुद्दा ये है जाति का, जिस पे सरकारें चेंज हो जाती हैं, तख्ता पलट हो जाता है, कहीं पे कोई जीत जाता है सिर्फ जातिवाद पे, कहीं पे बोल रहे हैं जाति जनगणना करो, कोई कह रहा है नहीं करनी, कोई कह रहा है करनी है। तो अगर जातियों को हम ढंग से विश्लेषित करें तो हम देखते हैं कि जातियां बनी कैसे। जातियां बनी हजारों साल, सैकड़ों साल पहले। जो जो काम करता था, ठीक है, कोई अगर साफ सफाई का या वैसा काम कर रहा है तो उनको शूद्र कर दिया, कोई बिजनेस कर रहा है उनको बनिया या वो करार दे दिया, कोई ब्राह्मण का काम करता है वो ब्राह्मण, ऐसे करके जातियां बनी। कोई पैदा होके तो जातियां नहीं आई थी, ठीक है, काम के बिहाफ पे, उनके कर्म के बिहाफ पे उनको जातियां दी गई, ठीक है। अब सैकड़ों साल निकल गए, कास्ट रिजर्वेशन आ गया, देश आज़ाद हुआ, कास्ट रिजर्वेशन आया अपलिफ्ट करने के लिए कि भाई जो समाज में गैप क्रिएट हो गया है उसको बराबर किया जाए, रिजर्वेशन मिल गया। अब आपके सामने एग्जाम्पल है कि एक परिवार जो पिछले 5 साल से IAS है, ठीक है, और वो शेड्यूल कास्ट है और वो शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट ले रहा है, और एक तरफ एक ब्राह्मण है, उसके ब्राह्मण के बच्चे हैं जो कि ना तो एग्ज़ाम में क्लियर कर पा रहे हैं क्योंकि उनका परसेंटाइल ज़्यादा लिया जा रहा है, और वो उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं जबकि वो आर्थिक स्थिति में भी मजबूत नहीं है। तो जनता का ये बहुत जगह हमने डिस्कशन करके माध्यम से, अपने सूत्र से, जैसे न्यूज़ चैनल बोलते हैं ना हमारे गुप्त सूत्रों ने पता लगाया है, तो वैसे ही हमारे सूत्रों से 140 करोड़ लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या सरकार ने कोई ऐसा कानून लाए और ये कास्ट सिस्टम को रीसेट किया जाए कि भाई 10 पीढ़ियों से आपकी आर्थिक स्थिति मौजूद है, आप डॉक्टर हैं, आप IAS हैं, क्योंकि कर्म तो उनके चेंज हो गए हैं, तो उनमें वो चेंज आना चाहिए। क्योंकि मोदी जी का, BJP का ये कहना है कि जितने कानून हमने बनाए हैं उससे ज़्यादा कानून हमने हटाए हैं, जो पुराने सैकड़ों साल पुराने कानून थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी हमने वो हटाए। तो इस कास्ट रिजर्वेशन का रीसेट हो, पहला क्वेश्चन इस मुद्दे से। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो कास्ट रिजर्वेशन है क्या उसमें कुछ बदलाव किए जाएं, आर्थिक चीज़ों को जोड़ा जाए, इस पे हम क्या करने वाले हैं। तो कास्ट रीसेट में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू और BJP क्या करना चाहती है? देखिए, BJP के साथ साथ पहले आपने अभी देखा होगा कुछ वर्ष पहले आदरणीय मोदी जी ने एक सामान्य वर्ग के लिए लेकर के आए थे 10% आरक्षण जो लेकर के आए थे, वो एक अच्छा पहल थी कि जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए 10% आरक्षण था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश सुना होगा अभी 2024 में क्रीमी लेयर को लेकर के कि जो IAS PCS जो पहले से मतलब SC वर्ग के हैं लेकिन वो अब डेवलप हो चुके हैं, या तो IAS हैं PCS हैं, तो वो तो एक क्रीमी लेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन उस पर भी आपने देखा होगा विपक्षी लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। अब उनको यही नहीं पता है कि किस पर हंगामा करना है, किस पर नहीं करना है। जो लोग धरना दे रहे थे उनको खुद ही नहीं पता है कि उनका रिजर्वेशन का फायदा वो IAS PCS उठा रहे हैं, वो तो ऐसे ही लाठी खा रहे हैं, ऐसे ही धरना दे रहे हैं। अब मैं आता हूँ कास्ट रिजर्वेशन पर। कास्ट रीसेट क्या होना चाहिए? देखिए, भारत देश जो है सनातनी और हिंदू जो है, वो मैं कहना चाहूँ बहुत पुराना, इसको आप कहते देवभूमि है। देवभूमि। ये यहाँ पर ना कभी मुगल थे, ना कभी अंग्रेज थे, ना कोई थे, सनातनी थे, पूरा देश सनातन ही था। उस समय कोई भी कास्ट नहीं होती थी। ये जो कास्ट जो काउंटिंग और ये बताया गया, ये सिर्फ अंग्रेजों ने काउंटिंग करके फूट डालो राज करो वाला जो वो थी, उस पर इन्होंने शुरू किया है। लेकिन जब पहले यदि आप जाओगे ना, अंग्रेजों के राज से पहले, तब किसी को काम के हिसाब, जो आपने बताया अभी द्रोण जी, कि काम के हिसाब से काम दिया जाता था। लेकिन ये नहीं है कि उनको जाति के हिसाब से काउंटिंग की जा रही है, जाति के हिसाब से। भाई एक गांव में सब मान लो 1000 लोग हैं, तो उस समय ये व्यवस्था थी कि 1000 लोग कैसे साथ में रहें, कैसे आपस में मिल बांट के रहें, खाएं पिएं, कैसे सबका घर
का पालन पोषण और घर कैसे चले, ये व्यवस्था पहले बनाई। अभी क्या व्यवस्था है, अभी आप देखोगे तो आप एक व्यक्ति एक परिवार के अलावा वो दूसरे परिवार के बारे में नहीं सोचता। वो समय ऐसा था जिसको ये लोग गलत बताते हैं कि उस समय यदि कोई व्यक्ति वाल्मीकि समाज से होती है, बच्चा यदि आपके घर में पैदा होता है तो वो महिला आएंगी, वाल्मीकि समाज की महिला आएगी, सारे काम करेगी और आपके बच्चे के मुंह में उंगली डालेगी। यदि छुआछूत होती, जिसको ये लोग बहुत वो करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, यदि उस समय ये सब प्रथा होती तो क्या एक वाल्मीकि समाज की महिला किसी भी बच्चे के मुंह में उंगली डालना अलाउ करते? नहीं करते। लेकिन उस समय ये व्यवस्थाएं थी, ना छुआछूत थी, ना ही ऐसा कुछ भेदभाव था। उस समय जो काम के हिसाब से था, अब जो व्यक्ति मान लो एक्सपर्ट है जूता बनाने में, तो उस समय जाटव समाज के लोग एक्सपर्ट होते थे तो उनको वो काम दिया गया। जो लोग मान लो काम क्षत्रिय हैं, लड़ाई लड़ने में जो लोग थे तो वो क्षत्रिय थे। अब जो मान लो कथा पढ़ने में, संस्कृति आने में जिनको विद्वान थे तो वो ब्राह्मण होते थे। अब आपने देखा होगा वैश्य समाज के जो लोग थे तो व्यापार में माहिर होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं वो लोग, वो आप ना लड़ सकते हैं ना झगड़ सकते हैं ना, मतलब बड़े तो उनको ही व्यापार। अभी आप किसी क्षत्रिय को व्यापार में बैठा दो, वो मारेगा, काटेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा। तो उस समय जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी वो इस तरीके से बनाई थी कि जो व्यक्ति जैसा, अब भाई उस समय महर्षि वाल्मीकि थे, वो भी विद्वान थे, पंडितों की उसमें ऐसा नहीं है कि जाति के हिसाब से काम होते थे। बहुत सारे आपने देखा होगा राजा महाराजा बने, भाई किसी सेनापति का बच्चा होता था, वो किसी भी जाति से होता था, लेकिन बनते थे, विद्वान बड़े बड़े बने। लेकिन जब अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि यार ये तो यहाँ तो गुरुकुल हैं, यहाँ तो शिक्षा पद्धति इतनी अच्छी है, यहाँ तो लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ तो भेदभाव ही नहीं है, इनको कैसे डिवाइड एंड रूल, कैसे फूट डालो, राज करो, किस तरीके से इन पर राज किया जाए। जैसे कास्ट पहले से दी गई है, ठीक है ना, अंग्रेज आए, उन्होंने फूट डाली, जो कि पुराना इतिहास है हमारा। लेकिन जब से कास्ट रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ है, प्रॉब्लम तब से शुरू हुई है। देखिए द्रोण जी, मैं बता दूं आपको, अब मैं आपको अभी के उदाहरण के हिसाब से बात करूंगा। अब आपकी यंग जनरेशन है या अभी नई जनरेशन है, उसको ये समझना पड़ेगा क्या वो इस पर एग्री करेगी कि नहीं। अभी हमारे देश में हजारों लाखों आईएएस हैं, हजारों लाखों पीसीएस हैं। अब एज ए प्राइम मिनिस्टर, मान लो मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ या मेरे पास पूरी सत्ता आ जाती है, तो मैं अभी, जैसे पहले जातिगत जनगणना थी, अब मैं बोलूँगा कि भाई क्रीमी लेयर के हिसाब से जनगणना करा दो, और मैं उसको, जाति थी ना, मैं भी जाति के हिसाब से डिवाइड कर दूंगा। आईएएस की एक जाति, पीसीएस की एक जाति, जो डी ग्रेड के जो नौकरी कर रहे हैं उनकी एक जाति, जो गरीब लोग हैं उनकी एक जाति, अलग अलग। अब आईएएस तो टॉप हो गए ना, टॉप हो गए, उस समय के विद्वान पण आईएएस हो गए ना। अब मैं कहूँगा कि आईएएस नीचे वाले लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आईएएस बैठा रहता है, उनका चपरासी सलूट मार रहा होता है, आईएएस खड़ा रहता है, उनका चपरासी चाहे किसी भी जाति का हो उसके जूते बांध रहा होता है। क्यों बांध रहा है भाई? ये अन्याय नहीं है क्या? आप आईएएस हो, ठीक है, आप अधिकारी हो, तो वो अधिकार नहीं मिलता है आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी भी जाति का व्यक्ति हो, यदि आप वो लो ग्रेड का है तो क्या आपके उसके साथ अन्याय करोगे? सही बात है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये उस समय अंग्रेजों ने इसको डिवाइड कर दिया। अब ऐसा कोई व्यक्ति है, किसी के अंदर ये पावर है इस समय, करेगा तो वोट बैंक से जाएगा, करेगा तो उसका विरोध हो जाएगा, मुद्दा यही है। तो अब ये बताइए कि इसको आप किस नजरिया से, जनता किस नजरिया से देखे। यदि होना चाहिए तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, क्रीमी लेयर का अलग होना चाहिए भाई। यदि आप देखिए किसी भी शहर में, एक मान लो आगरा, किसी कोई भी शहर हो, डीएम है, आवास, उसको कितना बड़ा आवास होता है, कितना सरकार, गरीब किसान मजदूर के टैक्स का पैसा होता है, उससे ये व्यवस्था क्यों बनी है भाई कि एक डीएम है, आईएएस है, उसको इतना रुतबा, इतनी गाड़ी, ये किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। ये उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया था, एक वो समय था। तो अब यदि, अब जैसे कास्ट रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा ये पार्टी लाइन से हटके बात कर रहा हूँ। ये पर्सनल जो आपने जनता का सवाल किया है, मैं जनता के सवाल को, जनता के एक हटक, मतलब कहते हैं ना, एक हटके अलग नजरिए
नज़रिया से मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी विदेशों में घूमा हूँ सब जगह। तो एक ये भी नज़रिया होना चाहिए कि जो लोग बात करते हैं जातिगत जनगणना की, जो विपक्षी, उनको ये बात भी, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें वोट बैंक दिखता है, उनको तुष्टीकरण की राजनीति दिखती है, उनको कैसे लोगों को वोट पाना है वो दिखता है। यदि वो सच में देश की बात करें और गरीब की बात करें, गरीब को कैसे, गरीबी कैसे हटाया इसकी बात करें, तो वो ये बात करेंगे कि क्रीमी लेयर लाई जाए। ये बात करेंगे कि जो एक बंदा जिसके परिवार में से आईएएस बन गया या पीसीएस बन गया या जज बन गया, बताइए उसको आरक्षण की जरूरत है? आरक्षण उसको जरूरत है जो गांव में पड़ा हुआ है, उस पर फॉर्म भरने के भी पैसे नहीं है। क्रीमी लेयर मेरे को जरा आप एक्सप्लेन करेंगे? क्रीमी लेयर का मीन्स होता है कि जो व्यक्ति, जैसे दूध है, दूध आपने गर्म करने के लिए रखा, तो जो आर्थिक स्थिति से, जो आर्थिक स्थिति मजबूत जो व्यक्ति हो जाते हैं, तो उसके लिए कुछ कानून ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था ना कि जो क्रीमी लेयर है उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए, उसको आरक्षण से हटके वो आरक्षण हट जाना चाहिए। अच्छा, ऑटोमेटिक हटेगा या वो सुप्रीम कोर्ट करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश था कि उन्होंने कि जो क्रीमी लेयर है उसको लेकर के, वो अभी आया नहीं कोई कानून, वो उसमें संशोधन करने के उसमें थे, उस पर ही वो ये लोग विरोध कर दिए कि ये नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन गरीब लोगों को तो अभी नहीं समझे ना। मान लो 50 वैकेंसी हैं और आईएएस के लड़के, पीसीएस के लड़के ही वो आरक्षण लेते जा रहे हैं, तो जो गांव में व्यक्ति रह रहा है, जिसके पास फॉर्म भरने के भी पैसे नहीं है, चाहे वो एससी समाज का हो, ओबीसी का हो, एसटी का हो, तो वो तो कभी भी नहीं आगे बढ़ पाएगा, कभी भी नहीं, फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। भाई उसमें इतना ही पैसा नहीं है कि वो कर पाए, आगे कैसे बढ़ेगा वो, क्योंकि आईएएस पीसीएस सब भाई वो सारी व्यवस्थाएं हैं उनके पास एक तरीके से। तो यही चीजें दूर करने के लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था वो इसीलिए तो बनाया था। अभी एक्चुअली जो जैसे कास्ट रीसेट वाला हमने पूछा, तो आपने बताया कि क्रीमी लेयर का हम कुछ कर रहे हैं, तो ओवरऑल कास्ट तो रीसेट नहीं होने वाली है, बट आर्थिक स्थिति पे आप उसमें कुछ बीजेपी चेंज लाने वाली है। देखिए मैं भाजपा का ना तो कोई, अच्छा, तो मैं भाजपा की लेवल पे, जैसे ये देखो प्रधानमंत्री जी का काम होता है, राष्ट्रपति जी का काम होता है, मुख्यमंत्री जी का काम होता है, सुप्रीम कोर्ट का काम होता है, संविधान का काम होता है। ये मैं एक व्यक्तिगत आपको राय दे रहा था, वो हमारे पार्टी मतलब भाजपा के बड़े मतलब जो एक नेतृत्व होता है वो करेगा, उस पर मैं एक बताने की, सुप्रीम कोर्ट ये क्रीमी लेयर वाला, हाँ ये हमने आपने सबने देखा था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और मैं उन विपक्षियों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि जनता के लिए क्या हित में है। सर ये बताओ, अगर विपक्ष में बैठेगा और वो सब आपके किए गए कामों को प्रोत्साहित तो हमारा काम नहीं था, वो तो सुप्रीम कोर्ट का था। विपक्ष कैसे रह जाएगा? तो वो सुप्रीम कोर्ट का था ना, भाजपा से टिकट देनी पड़ेगी आपको। देखो भाजपा यदि कर रही है कोई भी चीज तो उसका विरोध, लेकिन विरोध भी आप एक कहते हैं ना कि सही को सही और गलत को गलत तो कहोगे, या सच को गलत कहोगे तो जनता कैसे मान लेगी? भाई 140 करोड़ लोग, आप कोई चीज नीम को नीम कहोगे तो मानेगी, नीम को कहोगे बबूल, भले ही आप विपक्ष में खड़े हो तो मानेगी थोड़ी ना। सर अब 370 हटाई, अच्छा ये बताइए 370 हटाई गई तो क्या बुरा किया किसके लिए? कुछ किसी भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए किसी के लिए कोई नुकसान हुआ क्या? तो क्यों विरोध करना? राम मंदिर बना, भारत जो है, भारतवर्ष हमारा सनातनी है, हिंदुओं का एक ही देश बचा है। आप देखिए पहले बहुत सारे देश थे, लेकिन अब सिमट करके एक देश बचा है भारत। यदि इसमें भी राम मंदिर 500 वर्ष की लड़ाई के बाद वो भी कानून के साथ बना रहे हैं, ना कोई लड़ाई ना दंगा, ना ये नहीं कि संभल की जगह दंगा कर रहे हैं, कि मतलब प्यार मोहब्बत के साथ, कानून के साथ 500 वर्ष के बाद हम अपने देश में राम मंदिर बना रहे हैं, तो उस पर भी यदि लोग विरोध करेंगे तो मतलब कहाँ जाएंगे? तो सर आपके हिसाब से विपक्ष अगर विपक्ष में बैठे और आपके बात करे तो ये फिर तो एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगी। वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपना एंगल लेके आएंगे। और क्या आपके हिसाब से विपक्ष होना चाहिए? देखिए विपक्ष होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, नीति नियम वाला होना चाहिए, उनका विजन भी होना चाहिए। विपक्ष जरूर होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा विपक्ष होना चाहिए, ये नहीं कि सारे चोर चोर मौसेरे भाई सारे मिल गए, गठबंधन बना लिया और वो इसलिए
बन रहे हैं, उनके पास यही विजन नहीं है कि कौन दूल्हा होगा बारात में और कौन बाराती होंगे। सब ये चाह रहे हैं कि मेरा नंबर आ जाए तो मैं ही बन जाऊं। अरविंद देखा होगा आपने, अरविंद केजरीवाल अलग बनना घूम रहे थे, ममता बनर्जी अलग। उस समय मतलब सारे लोग सोच रहे थे कि सरकार बने और हम, मतलब उनका बनना छोड़ो, एक ही मोटो था कि मोदी जी को हटाना है। जबकि मोटो ये होना चाहिए, एज ए विपक्ष, आपने पूछा कि विपक्ष का मोटो ये होना चाहिए कि देश को विकसित करने के लिए, देश का भला किस तरीके से हो, मतलब देश के आगे बढ़ने के लिए, देश को विकसित करने के लिए हमारी क्या नीति होना चाहिए, किस तरीके से हमारे विजन होने चाहिए। जो नीति विपक्ष, जैसे विपक्ष इधर बैठा है और आपने कोई नीति लाए तो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से विपक्ष उसमें इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी बताए ये क्या है और क्या नहीं है। ये होता है जैसे कोई भी कानून आता है। क्या ये सेम एक्सपेक्टेशन जब जहाँ जहाँ स्टेट में विपक्ष है वहाँ पे वो लोग भी आपसे करते हैं? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी थी विपक्ष में तो आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी थे या बहुत सारे हमारे बड़े बड़े नेता, उनकी बड़ाई अभी भी आप पुराने डिबेट और वो उठा करके देख लीजिए, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी रहे, कोई भी रहे हैं, उनकी बड़ाई करते थे। और यही होता है संसद। अब आप देख लीजिए, अभी करंट का मैं आपको मामला बता दूं कि सांसद चुन करके जाते हैं, संसद में बैठते हैं, सारे सांसदों पे करोड़ों अरबों रुपया खर्चा होता है, उनकी तनख्वाह, मतलब सारा खर्चा, टीए डीए, रहना, आवास सब होते हैं। संसद चलती है, उसका पर मिनट के करोड़ों रुपए होते हैं। जो अब क्या हो रहा है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा जब संसद चलेगी। देश को आगे बढ़ने के लिए वही तो एक मंदिर है। देश के लिए नए नियम कानून, हम सब लोग बैठे हैं 140 करोड़ लोग, कहाँ से नए नियम कानून आएंगे? संसद से। मंदिर वही एक पूजा, मतलब एक है, उसी को चलने नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए गरीब किसान मजदूर का टैक्स का पैसे से वो लोग सांसद बन करके पहुंचे हैं और रोज आए दिन धरने बैठ जाते हैं, रोज संसद को नहीं चलने दे रहे। तो क्या अब उसका भी एक टाइम होता है, मान लो 10 दिन के लिए अभी संसद सदन का टाइम आया, फिर 15 दिन उसको ऐसे ही निकाल देंगे। तो ये देश की जनता कब नए नियम कानून और कब नई नई चीजें लेकर के आएगी? अब एक विपक्ष का ही क्वेश्चन आपके पास सामने रखते हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं तो विपक्ष के 2 सवाल हैं। ठीक है। एक है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेरोजगारी, और दूसरा है महंगाई। ठीक है। तो हम बेरोजगारी पे बात करते हैं कि क्या ये आपको क्या लगता है, बेरोजगारी सही में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और क्या इम्प्रूवमेंट आए पिछले 8-10 सालों में, और बेरोजगारी पे, बेसिक बेरोजगारी का रीज़न क्या है और उस पे काम क्या क्या हो रहा है? देखिए, बेरोजगारी ये शब्द 2014 के बाद तो नहीं बना, या नरेंद्र भाई मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद बना हो। ये शब्द जो है बेरोजगारी, ये बहुत पहले से है। लेकिन अब यदि हम आप सवाल कर रहे हैं तो उसका मैं यही जवाब देना चाहूँगा कि डाटा के साथ बात की जाए। जैसे मान लो 2014 से पहले कितनी बेरोजगारी थी, कितना 2014 के बाद इम्प्रूवमेंट हुआ। अब आप देख लीजिए, अमेजोन 2015 के बाद लाखों नौकरियां दे रहा है। कल मैं 2 दिन उनके समिट में था, उसमें गडकरी जी भी आए, प्रहलाद जोशी जी भी आए, जितेंद्र सिंह जी भी आए, हमारे युवराज सिंह जी, सानिया मिर्जा, ये सब लोग काम कर रहे हैं उस पर। लाखों लोगों को व्यापार भी हो रहा है। कहते हैं ना, मेक इन इंडिया भी बढ़ रहा है। आपने देखा स्टार्टअप इंडिया भी है, कौशल भारत है। ये सारी चीजें क्या हैं, ये योजनाएं क्या हैं? इन योजनाओं से आप देखिए बेरोजगारी कितनी दूर हो रही, कितनी नए युवा उद्यमी बन करके निकल रहे हैं आगे, वो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो बेरोजगारी पर ही काम हो रहा है, चाहे जोमेटो। तो जब विपक्ष बोलता है, हमेशा हर इलेक्शन में बोलता है, उनका मेन मुद्दा वही है, तो आप उनको वो डाटा दिखा के उनको कहते हो कि भाई साहब ये तो पूरा हो गया और 140 करोड़ हमारे सारे खुश हैं। पूरा नहीं हो सकता इतनी जल्दी। अच्छा। मतलब इतना जल्दी आप नहीं कह सकते कि बेरोजगारी, ये तो एक साइकिल है, पहिया है, चक्र है जिसको कहते हैं। ये तो मतलब, और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि हमारे देश में ना तो कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून है, ना ही कोई जनता पॉपुलेशन पर अभी कोई कंट्रोल है कि, तो जनता तो बढ़ी रही है। तो उसको लेकर के आप देखोगे पूरे विश्व में अभी भारत नंबर 1 पर है, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या में, नंबर 1 पे है। तो
आप यदि ये कहें कि बेरोजगारी पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो ये तो एक इम्पॉसिबल सी बात है। नहीं तो ये शब्द ही बनता ही नहीं। यदि बेरोजगारी यदि शब्द यदि ये खत्म ही हो सकता था तो इसका कोई इजाद मतलब कहते हैं ना बना ही नहीं। बेरोजगारी में ही रोजगार है। तो मतलब बेरोजगारी है, बेरोजगारी देखो जो कि वो मुद्दा लेके आ रहे हैं। हाँ, वो अब से नहीं है, लेकिन ये मुद्दे वाली बात है कि 2014 से पहले कितनी बेरोजगारी थी और 2014 से कितना इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब रोड बन रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, रोड बन रहे हैं, इतने सारे रोड बन गए तो इनमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना। अब आप देखिए कि नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, नए जितने भी मोदी जी ने नई नई योजना लेकर के आई है, स्टार्टअप इंडिया, कौशल भारत, मेक इन इंडिया, मुद्रा लोन। इसमें क्या है कि नए नए जो युवा हैं, पहले व्यापार कौन करता था? जो 40 से 50 वर्ष के हो जाते थे या फिर जिनका फैमिली बिजनेस है, वो लॉन्ग टाइम कोई भी रिस्क नहीं लेता था, बस नौकरी करनी है और बस उसके या सरकारी नौकरी पर बहुत फोकस होता था। लेकिन अब आज के समय में आप उठा करके देख लीजिए डाटा, 2014 के बाद कितने लोग व्यापार पर मूव कर रहे हैं। ये तो मैं आपकी बात मानूंगा कि पिछले 7-8 सालों से यूथ का वो चेंज हुआ है माइंडसेट, और वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में और बिजनेस में आने वाले हैं। बट अगर हम टेक्निकली बात करें तो जैसे मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ, आप भी इंडस्ट्री में रहे हैं, तो दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि हम एजुकेशन में जो पढ़ाते होते हैं, ठीक है ना, और जो इंडस्ट्री में आपको चाहिए होता है। इवन हम आपके भी इंडस्ट्री की बात करें, अगर जो हम थे फैशन इंडस्ट्री में, अपैरल इंडस्ट्री में, शूज़ इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम है कि उनको कैपेबल बंदे नहीं मिलते हैं, और एजुकेशन में जो पढ़ा रहे होते हैं, इसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए आप, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री तो बहुत तेज़ी से हर 3 महीने में अपडेट हो जाती है, और एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करना एक्चुअली पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप बुक्स अपडेट कर देंगे, टीचर अपडेट करने में टाइम लगेगा, टीचर स्टूडेंट अपडेट करेगा, स्टूडेंट जब पास आउट होकर निकलेगा तब तक तो इधर की टेक्नोलॉजी 4-fold ले चुकी है। तो जो ये गैप है, इस वजह से भी बेरोजगारी बहुत है। देखिए द्रोण जी, मैं आपको बता दूं, और उदाहरण मुझे बताने की आपको शायद दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें मैं एक उदाहरण आपके साथ ही आपके ही द्वारा दे सकता हूं। जो डॉक्टर द्रोण गुरुकुल है आपका, ये भी एक शार्पनर जो आपने एक स्टार्ट करी है थीम, तो ये भी तो एक उसी का उदाहरण कि आप भी उस दिशा में जा रहे हैं। आपको सारी चीज़ें सहूलियत सरकार की तरफ से या अपनी तो जैसे भी करके आप भी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शार्पनर उसको आगे ले जाना चाह रहा है। डॉक्टर द्रोण गुरुकुल जो है इसी थीम पर काम कर रहे हैं। आप जब इस पर सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका विजन भी आगे बेरोजगारी को दूर करने का है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का है। आप भी इसको चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये 2014 से पहले लोग नहीं सोचते थे, क्योंकि इसमें अब मैं दूर जाऊंगा तो आपको हो सकता है कि मेरे सवाल में उदाहरण में थोड़ा सा ये लगे, लेकिन मैं आपके उदाहरण को आपके ही इससे मैं जोड़ करके बताना चाहूँगा कि लोगों की सोच बदल रही है। पहले लोग इस पर पहले क्या था, पहले लोग बच्चे पढ़े, स्कूल की पढ़ाई करी, उसके बाद वो 2-3 साल 4 साल रगड़ रहे हैं, उसके बाद याद अच्छे हो गए तो निकल गए, नहीं तो आउट हो गए इंडस्ट्री से। लेकिन अब क्या है, अब डॉक्टर द्रोण गुरुकुल जैसे स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे, और उसमें एक बहुत बड़ा आपका उदाहरण आप भी देखो, दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया में आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। तो आप जब लोगों को डेवलप कर रहे हो तो वो इंडस्ट्री में जाएंगे। यही तो स्किल इंडिया है, यही तो टेक्नोलॉजी, मोदी जी का जो विजन है वो यही तो है कि युवा जो है हमारे बिजनेसमैन, वो निकल करके आए, जिनके पास माइंड है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जो ये कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, वो कुछ करें। और उनमें से एक आप हो जो हमारे सामने बैठे हैं। आप तो आप यही तो करना चाह रहे हैं। हमसे जो योगदान हो पा रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक हमने सवाल किए थे कि बेरोजगारी आपके हिसाब से एज समरी इम्प्रूव हुई है, मतलब कम हुई है, ठीक है ना, बट अभी पूरी खत्म नहीं, और पूरी खत्म करना पॉसिबल भी नहीं। इसके लिए एक सिंपल सा आंसर है, कोई भी विकसित देश उठा लीजिए, कोई भी। आज हमारा देश
आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पे है। हम्म, 2014 से पहले बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन जो विकसित देश मतलब जो अभी नंबर 1 पे है जिसकी आर्थिक स्थिति, यदि आप वहाँ का भी डाटा लोगे तो बेरोजगारी वहाँ भी जीरो नहीं है, बेरोजगारी वहाँ भी है। तो बेरोजगारी तो रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मोदी जी का मिशन है, उन्होंने कहा है कि मेरे को तीसरे नंबर पर भारत को लाना है। तीसरी आर्थिक स्थिति मतलब पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आर्थिक रूप से लेकर के आना है। तो ये एक बड़ा विजन, ये एक बड़ी बात है। जब हम तीसरे नंबर पर होंगे तो हमारे देश में बहुत सारी सुविधाएं होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, तो लोग ऑटोमेटिक कहते हैं ना, जब हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी कितनी कम की जा सकती है, ये सबसे बड़ी बात है। खत्म तो मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती। तो आपका ये कहना है कि अगले आने वाले 10 सालों में हम चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं, तीसरे नंबर पे आने वाले हैं। तो बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका, रशिया और भारत, यही 3 नंबर की रेटिंग हमारे ख्याल से शायद रहेगी, या इसमें कोई चेंज हो सकता है? देखिए वो तो समय बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि जो मोदी जी ने ठाना है कि तीसरे नंबर पर लाना है, तो मोदी जी की गारंटी जो होती है ना, वो चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे रोड डेवलपमेंट हो, स्वच्छ भारत हो, कौशल मतलब स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, मतलब जो भी उनकी जितनी योजनाएं हैं, तो इतनी सारी योजनाएं लगा के, अब जैसे हमारे 3 ही मुद्दे मेन हैं इस डिस्कशन में, कि एक कास्ट सिस्टम, ठीक है ना, तो आपका कहना है कि कास्ट सिस्टम पे रीसेट बटन तो नहीं दबाया जा सकता टेक्निकली डायरेक्टली, ठीक है ना, बट ये मुद्दा तो ओपन रहेगा हमारे 140 करोड़ लोगों का, कि जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज हो गई हैं, तो उन पे सुप्रीम कोर्ट कुछ लेके आ रहा है क्रीमी लेयर का, जो आपने बताया। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सरकार से पहले जनता को भी ध्यान देना पड़ेगा। जनता जो हमारी है वो अब नई जनरेशन पढ़ी लिखी है, बढ़ रही है, बुद्धिजीवी है, 140 करोड़ लोग समझ भी रहे हैं इस चीज़ को। तो सरकार के साथ साथ जनता भी इसमें आगे आएगी, जो अभी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हाँ, इसमें क्या आपने देखा होगा, वैसे विरोध ने इतने नहीं हो रहे हैं। अब कोई भी चीज़ आती है तो पहले की जगह लोग ऐसे ही नहीं चले जाते हैं कि चल, लेकिन अब आज यदि आप जनता के बीच में जाइए, गरीब जनता के बीच में जाइए, मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, यदि मैं बात करता हूँ ना क्रीमी लेयर की, तो वो 100 में से 100 लोग, मैं 99 नहीं कह रहा हूँ कि 100 में से 99, 100 में से 100 लोग इस बात का विरोध करते हैं, कहते हैं क्रीमी लेयर जो है वो सच में हटनी चाहिए। जो IAS बन गया, PCS बन गया, DM बन गया, अखिलेश यादव मान लो मुख्यमंत्री बन गए, बताओ मुख्यमंत्री बन गए तो क्या OBC में रहने चाहिए वो? OBC में क्यों भैया OBC में क्या जरूरत है? असदुद्दीन ओवैसी सांसद बन गए, कितने सांसद, भाई क्यों रहना चाहिए? रीजन क्या है? कुछ प्रावधान भी दिया है, जैसे मान लो किसी के नाम में अब मुलायम सिंह हैं, यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, तो जब उनको क्रीमी लेयर में वो जाएंगे और कंसीडर किए जाते हैं या वो भी विड्रॉ करते हैं, तो उनका नाम तो चेंज नहीं होगा। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे टेक्निकली? देखिए ना तो सुप्रीम कोर्ट प्रावधान बनाने वाला है, तो मेरा काम है ना, मैं सरकार में हूँ, मतलब सरकार, मतलब कुछ ना कुछ प्रावधान बनाया जाएगा। कुछ यही होता है ना, क्या होता है रिजर्वेशन का मतलब, एक हमको वो मिलता है सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो तो नाम तो आप कुछ भी, पहले भी यही था, सनातनी हम लोग थे। जैसे सिलेंडर वाली योजना छोड़ी लोगों ने विड्रॉ कर करके, वैसे वो रिजर्वेशन विड्रॉ करेंगे। मान लो एक तो होता है कि अपने आप करें, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो अब लोग ऑटोमेटिक क्रीमी लेयर में आ गए हैं, जो विकसित हो गए हैं, उनको अपने आप ये सोचना चाहिए कि मेरे समाज के लोग, मेरे लोग, जो किरोरी लाल मीणा जी का एक दिन में भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैं तो मंत्री बन गया। जब जो सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया था, उन्होंने इस पर बोला था, कह रहे लोगों को पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, मैं तो इसके हक में हूं, मैं किरोरी लाल मीणा में 80 से आता हूं, मैं मेरे गांव में मैं तो मंत्री बन गया, मैं तो दिल्ली में बैठता हूं, मैं तो जयपुर में जाके बैठता हूं, लेकिन मेरे घर के बगल वाला व्यक्ति, वो मेरा SC समाज का है, उसके घर में कभी कभी शाम को मतलब रोटी खाने का भी लाले पड़े रहते हैं। अब वो बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या उसके भाई भगवान ने यदि भेजा है तो क्या उसको ये बना करके भेजा है कि तू गरीब है? सही बात है भाई, लेकिन ये जो आपने रिजर्वेशन और ये सब बनाया हुआ है तो ये गलत है। उन्होंने खुद भाई ऐसे लोग जब निकल करके आएंगे, ऐसे जो ऐसी उस समाज में से व्यक्ति जो बुद्धिजीवी, भाई बाबा साहब अम्बेडकर उनके बीच में से निकले और उन्होंने कुछ अलग किया उनके लिए कि, लेकिन
अब जो लोग फायदा ले रहे हैं उनको भी ये आगे सोच अपनी ब्रॉड मत कहते ना, बढ़ना पड़ेगा, अपने परिवार से, अपने व्यक्ति से, अपने लोभ लालच से हट कर के आगे आना उनको पड़ेगा। आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला है उसमें लोगों को आके उसको विड्रॉ करना चाहिए, लेकिन आपको कि कानून मानने वाले बहुत कम लोग हैं, कानून ना मानने वाले और बेनिफिट लेने वाले हैं। तो लेकिन ओवरऑल समाज में कास्ट रीसेट बटन नहीं दबाया जा सकता। हाँ, उसको आर्थिक स्थिति पे रिजर्वेशन दे के थोड़ा सा मेंटेन या मैनेज किया जा सकता है, जो कि आगे कुछ प्लान है आपका। देखिए, ना तो मैं प्रधानमंत्री नहीं, ना मैं आपका मतलब मुख्यमंत्री। देखो बीजेपी का आपका मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट लेके आए सुप्रीम कोर्ट देखो अलग हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट तो एक्चुअली सरकार से भी ऊपर रहता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये किसी सरकार का ना ही उस पर कोई बंदिश होती है, ना ही सरकार के आदेश होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट एक अलग ही एग्जैक्टली व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट अलग व्यवस्था है जो तो किसी को भी बुला सकता है। वो बुला भी सकती है और वो देखती है कि जनता में, गरीब में क्या मतलब होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कायदे में तो ये आरक्षण 10 वर्ष में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये किस लोगों ने वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लोगों को बरगला, मतलब कुछ इस तरीके से जो गलत हुए चीजें वो नहीं होनी चाहिए थी। तो हमारा जैसे अगर बोला जाए कि हम 2047 में विकसित भारत का विजन बना रहे हैं मोदी जी, तो क्या उसके प्लान में ये पॉइंट ऐड अगर करना है कि कास्ट रिजर्वेशन का कुछ डिसीजन लिया जाए, तो अगर कोई हमारे ऑडियंस उसको वो पॉइंट रखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ऑडियंस के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा द्रोण जी, जब देश विकसित हो जाए, जब देश हमारा तीसरी नंबर पर, दूसरे नंबर पर या पहले पायदान पर आ जाएगा, तब आप सोचिए कि जब हमारे देश में सबसे ज़्यादा पैसा होगा, सबसे आर्थिक मजबूत होंगे, तो फिर कौन जातिवाद देखेगा, कौन जाति पूछेगा। आपके बगल में गुड़गांव में रह रहे हैं, बगल वाले फ्लैट में, बगल वाले मकान में किस बिरादरी का, किस जाति का लोग रहता, कोई नहीं पूछता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये फर्क जब पड़ता है जब आप गरीब हैं, जब आपको मतलब आप, ये तो मोदी जी का विजन बहुत क्लियर है। मैं तो ये कहूँगा, मैं इसीलिए इम्प्रेस हुआ, इसीलिए राजनीति में भी आया। उनका जो विजन है ना, तो हम लोगों को भी जो उनसे मान लो प्रेरित होते हैं, उन लोगों को उनसे जुड़ना पड़ेगा, तभी तो मजबूत होंगे। जब देश, अब चाइना में आप भी रहे, मैं भी रहा, चाइना में देखिए वहां जातिवाद है ही नहीं, क्योंकि वो विकसित हो चुका है, इतने काम है, इतना एम्प्लॉयमेंट है, इतना मैन्युफैक्चरिंग है। वहां पर आप उठा करके देख लीजिए, इतना सारा काम है, वहां लोग जाते हैं, वो एडवांस पर काम करते हैं, वो किसी को उधार भी नहीं देते। तो अब उन पर टाइम ही नहीं है इस चीज के लिए, उधार भी नहीं देते हैं, और एक्चुअली धर्म भी नहीं, वहाँ मैंने वहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा कि कोई कुछ धर्म हो, और जो धार्मिक नहीं, धार्मिक पे आप जाओगे तो मैं फिर थोड़ा सा उल्टा हो जाता हूँ, क्योंकि धार्मिक को लेकर के सिर्फ हिंदू धर्म को दबाना मुझे बहुत, लोगों को क्या है, आप देख लीजिए पाकिस्तान में हिंदू होते थे, सब खत्म कर दिए गए, बांग्लादेश में हिंदू, तो एक ये जो समुदाय विशेष है, वो समुदाय विशेष नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब एक ही चीज को आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ा के क्या करोगे। एक दिन चलो सब आप हो गए, मैं कह रहा हूँ आप पूरी दुनिया में आप हो गए, 84 देशों में तो हुई, आप हो भी गए, फिर क्या करोगे, फिर आपस में मरोगे भाई, सिया सुन जो भी है, मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये गलत है ना। आप देखो, अपने पर काम करिए, अच्छा है, अपने धर्म पर करिए, अच्छा है, अपने धर्म के लिए रहिए, लेकिन आपके धर्म में से, आपके बीच में से निकला हुआ व्यक्ति यदि गलत कर रहा है तो आपको बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बांग्लादेश में है, यदि हमारे इस्कॉन के मंदिर के जो संत हैं चिन्मय दास, उनको यदि कोर्ट में मतलब जेल भेज दिया जाता है, तो वहाँ एक भी वकील नहीं है क्या जो उनका केस लड़े। वहाँ के वकील खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि कोई नहीं लड़ेगा केस। ये कहाँ का संविधान, वहाँ संविधान नहीं है, शासन नहीं है, प्रशासन नहीं है, कानून क्या नहीं है, सब खत्म। मतलब एक विशेष समुदाय का ये गलत, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ वो भी तो अल्पसंख्यक हैं। तो हिंदू धर्म के जो व्यक्ति हैं, जो खास करके उनके लिए खड़े होकर लड़ने लगते हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि ईरान हुआ, मलेशिया हुआ, मतलब जितने भी हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ भी थे, हिंदू कहाँ गए, वहाँ के हिंदू कहाँ गए, क्या एकदम मतलब वहाँ के पैदा होना ही बंद हो गए कहाँ? तो कुछ तो उनका मोटो है, कुछ तो उनका चेंज आया है। जैसे अल्पसंख्यक का वहाँ पे है, यहाँ पे भी अगर हम देखें, भारत में अल्पसंख्यक का अपना अपना मुद्दा है। सारे लोग वो कहते हैं कि भाई हमारे को अन्याय किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हमारे हर जगह पे रहते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा था, सिर्फ मैंने धर्म अपनी जगह, धर्म को जरूर मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सनातन धर्म तो वो धर्म है जो सुख शांति, पेड़ पौधे, वृक्षा, मतलब सारी पर्यावरण की भी चीजें ना, उसको भी पूछते हैं हम लोग।
सूर्य देवता को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, धरती माता को सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं। ये सनातन धर्म वो धर्म है, हर किसी को मानता है, व्यक्ति को नहीं मानेगा। हम लोग आपस में चाहे दूसरे धर्म उसको नहीं मानेंगे, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं कि मारो काटो बदलो, मतलब हमारे में हो जाओ या हट जैसे जाओ। जब हम जैसे हमने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे बीजेपी से हम बात कर रहे हैं, तो बीजेपी अपने बारे में बोलता है, कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि आते हैं वो अपने बारे में बोलते हैं, कोई इस धर्म से आता है अपने बारे में बोलता है, दूसरे धर्म से आता है अपने बारे में बोलता है। तो सबके अपने अपने उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो कि अलग हैं, तो वो विचार सबके अलग अलग रहते हैं। विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन आपस में कभी ये नहीं होना चाहिए ना कि दूसरे का धर्म है ही नहीं, हमारा धर्म है, ये नहीं होना तो चाहिए। आपके हिसाब से धर्मों को एक साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए? भारत इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत देश में शांति से, और अब से नहीं सदियों से लोग रह रहे हैं और कभी कुछ नहीं होता। लेकिन ये लोग जो सिर्फ एक समुदाय का चश्मा पहनते हैं ना, वो गलत है। अब मोदी जी हैं, मोदी जी कोई भी योजना लेकर के आते हैं, आप बताइए क्या आज तक कोई ऐसी योजना लेकर के आए कि उसमें मुसलमान फ़ायदा नहीं ले सकते? नहीं, ये तो क्या रहता है, लेकिन कर्नाटक और केरल और कई जगह ऐसी योजनाएं आती हैं जो सिर्फ उन्हीं को फायदा होगा, दूसरे को फायदा ही नहीं होगा। तो ये गलत है ना। जैसे बात करें तो पहले जो भी हमारे राशन कार्ड बने, हमारे वोटर आईडी कार्ड बने, वहाँ से भी पहले तो ज़्यादातर सेंट्रल जो योजनाएं होती हैं वो सब पे कोई धर्म के बिना एप्लीकेबल होती हैं बहुत सालों से, ठीक है ना। तो वो वैसे होती रहेंगी। नहीं, लेकिन वक्फ बोर्ड बना, किसके राज में बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या जरूरत थी भाई? सनातन बोर्ड भी बना देते। वक्फ बोर्ड का अभी वक्फ बोर्ड का आप उठा लीजिए, हमारे भारत देश में रेलवे और रक्षा के बाद में जिस पे संपत्ति है तीसरे नंबर की, वैसे अल्पसंख्यक हो आप, वैसे संख्या में कम है, वैसे अत्याचार हो रहे हैं आपके ऊपर, और आपके पास संपत्ति पूरे 1991 मतलब 90s में मान लो बना वक्फ बोर्ड, और आज के टाइम में 20-25 साल में आप रक्षा, देश की रक्षा और देश के रेलवे के बाद आप तीसरे नंबर पर हो। आप जो है 1500 वर्ष पुराने गांव पर दावा कर देते हो कि हमारा है और आप कब्जा लेते हो। तो ये चीजें गलत है ना। कुछ कानून ला रहे हैं इसके लिए अभी तो आया था ना कोर्ट में, आ तो रहा, इसी पर तो ये विपक्ष वाले हंगामा कर रहे हैं कि हमने भाई, और जबकि मोदी जी ने ये नहीं कहा कि हम समाप्त कर रहे हैं, उसमें संशोधन, यदि कोई चीज गलत है संशोधन करना समय के हिसाब से क्या गलत है? संशोधन होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि भाई वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। जब हम 80% हैं, जब हम बहुसंख्यक हैं, जब हमारे धर्म, हमारे सनातन की हमारी रक्षा नहीं होगी, तो भाई आप मौलवियों को सैलरी दे रहे हो, मंदिर के तो मतलब मंदिर के टैक्स में से और पैसा ले रहे हो सरकार के लिए। हमारे यहाँ पे सनातन बोर्ड भी डेवलप हो सकता है, होना चाहिए, ये मांग है। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी मांग उठा रहे हैं, सारे साधु संत मांग उठा रहे हैं, ये होना ही चाहिए। जब हम 80% हैं, बहुसंख्यक हैं, जब अब नहीं होगा तो कब होगा? और वक्फ बोर्ड तो समाप्त होना चाहिए भैया, नहीं है तो उसमें संशोधन तो जरूर होना चाहिए। अच्छा चलो, फिर हम ये जो 80% और प्रतिशत वाली बातें चल रही हैं, उसी पे ये अभी मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि हमने बहुत सारे फर्जी पहचान पत्र कैंसिल किए। मैंने देखा था वो वीडियो कि जो बेटी पैदा नहीं हुई उसकी विधवा पेंशन जा रही है। तो ये जब प्रतिशत की बात होती है तो इस हिसाब से प्रतिशत तो कैसे पता लगते होंगे जब इतने ज़्यादा फर्जी पहचान पत्र हैं? और उस फर्जी पहचान पत्र के लिए डेफिनेटली पहचान पत्र हैं तो वोटर आईडी भी होगा, आधार भी होगा, और उस पे क्या बदलाव आने वाले हैं या क्या कानून आने वाला है? इस पर मोदी जी ने भी सख्त एक्शन लिया है, और आपने देखा होगा भी 5 लाख वोटर, फर्जी वोटरों के कैंसिल हुए, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, सब चीज़ कैंसिल, इस पर काम हो रहा है। और आपने देखा NRC, CA, सारे संविधान, ये उन्हीं सभी चीज़ों का एक रूप है कि किस तरीके से देश को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम किया जाए और कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करें कि फर्जी जो है। आपने देखा होगा अभी एक वीडियो में भी देख रहा था कि एक बंदा आता है, वोट डाल के चला जाता है, और वो बंदा पूछ के भाई साहब ये आए थे क्या? आए थे
कह रहे मैं इनको 15 साल से ढूंढ रहा हूँ, 15 साल मर गए, वोट डाल के चले जाते हैं, मेरे चाचा हैं, मैं मिलना चाहता हूँ, कौन है ये। तो भाई हाँ, मैंने ये सुना था। तो वो ये कहते सारी कि घर पे मिल लिया करो, तो कहते घर पे तो आते ही नहीं आते है। ही नहीं है, सिर्फ हाँ, वोट एक दिन के लिए जिंदा होते हैं, हाँ। वोट डालते हैं और चले जाते हैं। अच्छा। अब की मैं इनको खड़ा हो गया, मतलब पहले पकड़ूंगा कि पहले मेरे से मिलो तब वोट डलेगा। तो एक ऐसे ही एक मामला था अभी उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश में है, एक 6वीं क्लास की बच्ची वोट डालने जाती है, उसको 18 साल का आधार कार्ड बना होता है, उसको पकड़ ले, भाई कितने क्लास में पढ़ती हो कि 6वीं में, कि वोट डालने के हमें तो आ गया था, हम वोट डालने जा रहे हैं। तो ये जो फर्जी वाली मानसिकता है, ये गलत। मोदी जी जो काम करते हैं, मोदी जी काम करते हैं कैसे देश का विकास हो, कैसे राष्ट्र का विकास हो। देखो वो उन्होंने 24 घंटे काम करना है, सिर्फ देश के लिए सोचना है, उनके आगे पीछे कुछ नहीं है, ना वो अपने लिए कुछ छोड़ के जाने वाले हैं, ना उनका कोई उत्तराधिकारी है कि उन्होंने इतनी संपत्ति कर ली। उनकी वो जो उत्तराधिकारी, वो कहते हैं उनके उत्तराधिकारी 140 करोड़ हैं। बट जैसे सेंट्रल में सरकार बीजेपी की है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट बीजेपी के पास हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री हैं, तभी तो हमने सेंट्रल बना पाई। तो फर्जी पहचान पत्र आपको क्या लगता है कौन से स्टेट में ज़्यादा हैं या सब जगह ज़्यादा है? तो उसका फायदा तो देखिए सबसे बीजेपी ज़्यादा को भी आपने मिलता देखा ही होगा होगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों ने एंट्री करी है, उस बांग्लादेश में जहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जहाँ पर हिंदुओं को उस इस्कॉन मंदिर में जिसने 21 करोड़ रुपए का इनको जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश का, जब सहायता दी, मदद करी उन लोगों को, शरणार्थियों को, और उस मंदिर में रखा, आज वही लोग उस मंदिरों को तोड़ रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं। और उनके बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान पश्चिम बंगाल में, केरल में, बहुत सी जगह पर एंट्री करे जा रहे हैं, रह रहे हैं, उनको आधार कार्ड दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पर एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन जब सीए आता है, एनआरसी आता है, तो विपक्षी उसका विरोध करते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। ये जो मुद्दे हैं हमारे, एक कास्ट रिजर्वेशन का था, कास्ट रिजर्वेशन रिसेट नहीं हो सकती, उस पर आर्थिक स्थिति या क्रीमी लेयर का कुछ कानून आ रहा है, और बेरोजगारी की समस्या कभी पूरी समाप्त नहीं हो सकती, उसमें इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होंगे, क्योंकि विकसित देशों में होगी। विकसित होता है, विकसित देश जब होते हैं तो उसको 0.000% जब हो जाता है तो वो समाप्ति की ओर ही होता है। जब हम विकसित हो जाएंगे, तीसरी आर्थिक स्थिति, मतलब तीसरी नंबर पर आ जाएंगे, तो आप समझ ही सकते हैं कि बेरोजगारी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है कि आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे यूथ को कि उन्होंने अपना करियर क्या पॉलिटिक्स में बनाना चाहिए आपके जैसे, या फिर कॉरपोरेट में बनाना चाहिए, और करियर बनाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या स्किल, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? देखिए युवाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वो अपने अंदर झांकें और अपनी क्षमता, उनके अंदर क्या क्षमता है, वो क्या कर सकते हैं, पहले वो अपने आप को जानें, सेल्फ स्टडी करें। और अपने आप को जब वो समझ जाएंगे कि उनकी जो क्षमता है, उनके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। अब बच्चा तो खेलने में एक्सपर्ट है, चाहे क्रिकेट हो, चेस हो, बैडमिंटन हो, कबड्डी हो, खो खो हो, लंबी कूद, ऊंची कूद, बहुत सारे गेम्स हैं। यदि वो उनमें से किसी एक गेम में, शूटिंग है, किसी में भी एक्सपर्ट है, और उसको आप जबरदस्ती धक्का दे करके व्यापार में डाल दो, पिताजी का व्यापार है, जबरदस्ती उसको बोलो आईएएस बन जा, जबरदस्ती बोलो तो वो फेल ही होना है। मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि 100 में से कुछ बच्चे निकल भी जाएं, लेकिन फेलियर का रेशियो ज़्यादा होगा। तो मैं युवाओं के लिए यही कहूँगा कि वो पहले अपने आप को समझें, स्टडी करें। आप जैसे गुरुकुल हैं, वहाँ पर अपना एनालिसिस कराएं, जिसको आप जा कर के अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। या मतलब कैसे भी बहुत सारे तरीके हैं कि पहले अपनी स्टडी, सेल्फ स्टडी करें। या वो व्यापार में इंटरेस्टेड हैं, वो जॉब करने में इंटरेस्ट हैं, क्या फील्ड चुनना चाहते हैं, आईटी है, एआई है, कंप्यूटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मतलब मैथ है, बायो है, डॉक्टर। पहले अपने आप को ओवरऑल उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट पहचानना है कि हमें किधर जाना है। हाँ, उसके बाद बहुत जरूरी है। उसके बाद में जैसे आप गुरुकुल हैं, बहुत सारे लोग हैं काउंसलिंग करते हैं, इवन सेल्फ स्टडी जो आपने बताया वो पॉइंट है। तो आपके हिसाब से कौन सी इंडस्ट्री है या कौन सा एरिया है जहां जाना चाहिए आपके पर्सनल एक्सपीरियंस? अभी फ्यूचर जो है नेक्स्ट 5 ईयर वो एआई पर है। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है
और एआई पर ही फ्यूचर है। अब जो आगे का जो 5 इयर्स होने वाले हैं, आप देखना बहुत बड़ा बूम आने वाला है एआई में। और अभी तो मीडिया का है ही, मीडिया, सोशल मीडिया हो गए, ये सारे जितनी भी, ये भी इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं तो कहूँगा, और सबसे बड़ी बात युवाओं के लिए तो यही है कि कोशिश करें कि नौकरी की तरफ ना भागें, नौकरियों की तरफ ना दौड़ें, कहीं ना कहीं उद्यमी बनने की कोशिश करें, जिससे खुद तो डेवलप होंगे ही, वो अपनी एक पीढ़ी को भी डेवलप कर जाएंगे। क्योंकि नौकरी वाला व्यक्ति 0 से 5 लाख 10 लाख तक पहुंच जाएगा, लेकिन जब उनकी दूसरी सेकंड जनरेशन आएगी तो उसे फिर 0 से शुरू करना है। लेकिन जो व्यक्ति व्यापारी या उद्यमी होता है, तो वो यदि 5 लाख पर पहुंच गया, तो उसका जो सेकंड जनरेशन आएगी वो 5 लाख महीने से ही शुरुआत करेगा, वो उसको और ग्रो कर सकता है। तो देश के लिए, देश और राष्ट्र के हित के लिए, जो हमारे मोदी जी भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग, मतलब युवा उद्यमी निकल कर के आए। युवा जितने आएंगे उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग हब बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, बेरोजगारी ऑटोमेटिक कम होगी। और सबसे बड़ी बात, उनके एक परिवार का, कहते हैं ना, डेवलपमेंट, एक सीरीज बनेगी कि कैसे परिवार का डेवलपमेंट हो। आप उठा करके देख लीजिए, जैसे अभी आप कह रहे थे कि वैश्य समाज के 3-4 पीढ़ी पहले किसी व्यक्ति ने एक छोटा सा स्कूल चलाया होगा, आज वो यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी बन गया। रीजन, क्योंकि वो 3 पीढ़ी उन्होंने खपा दी उसी में। लेकिन अब आप देखिए, वो देश का भी तो विकास है, राष्ट्र का भी। वो वहाँ पर उस गांव में एक, मान लो, एक स्कूल होता था छोटा सा, और आज वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ के लोगों को फायदा है ना। अब आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स उठा के देख लीजिए, मुंबई में हो या बहुत सी जगह पर आप देख लीजिए। तो आपके हिसाब से ये है कि स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट पे, अपने स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी में एआई और जनरेटिव एआई जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है, बट क्या एज बीइंग कॉरपोरेट में भी रहे हैं आप, पॉलिटिकल में भी हैं, अपना बिजनेस भी ऑपरेट करते हैं आप, तो क्या सिर्फ टेक्निकल कोर स्किल से, जैसे मान लिया उन्होंने कोर स्किल सीख लिया, तो क्या उससे जॉब आसानी से अच्छा ग्रो कर सकते हैं, या कुछ और स्किल सेट भी लगते हैं? उसके अलावा पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, उसके अलावा टेक्निकली तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। उसके अलावा उनको जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सिर्फ गए और टेक्निकल नॉलेज ले ली, तो उससे ही आप सरवाइव नहीं कर सकते इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, वो आपको इंडस्ट्री के हिसाब से प्रिपेयर होना पड़ेगा, इंडस्ट्री के हिसाब से मैच करके तैयार होना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें मैच करनी पड़ेंगी कि कैसे मैनेजमेंट को डील करना है, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, आपका स्पीकिंग स्किल्स भी होने चाहिए, आप अच्छे लिसनर भी होने चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा होना चाहिए, आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, आपका, कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अब इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आपको ग्रो करना है, मतलब आपको एक 0 लेवल से टॉप लेवल पर जाना है। आपने मान लो एक जूनियर लेवल की पोस्ट से आपको बीपी और मैनेजर, मतलब बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचना है। तो जैसे आप जो डॉक्टर द्रोण गुरुकुल जो हैं वो कराते ही हैं, इस तरीके के डेवलपमेंट ही कराते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन नए युवाओं से कि जब भी इंडस्ट्री में जाने से पहले एक बार अपने को प्रिपरेट करके, मतलब पूरी तरीके से, चाहे 1 साल बाद में ज्वाइन करें, मैं कहना चाहूँगा इंडस्ट्री में 1 साल बाद जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तैयारी के साथ जाएं। यदि हम किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए जा रहे हैं और खाली हाथ चले जाएं, हमने ट्रेनिंग तो ले ली, ट्रेनिंग ले ली, लेकिन सारे हथियार नहीं है, सब कुछ नहीं है, अब पहुंच गए तो क्या होगा, हारेंगे। तो इसके लिए हमें जंग पर जाने से पहले सारे हथियारों के साथ और सब रेडी, मतलब लोडेड होने चाहिए,
तब आप जाएंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई मात नहीं दे सकता। तो जब आप इंडस्ट्री में जाएं तो इंडस्ट्री में जाने से पहले अपने आप को, चाहे 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, या जो भी जैसे भी जहाँ पर आपका सारे चीज़ें इंडस्ट्री के हिसाब से आपको मिलती हों, उस तरीके से तैयार होकर के जाएं। मतलब स्किल इंडिया जैसे मोदी जी ने जो दिया है ना, कौशल विकास, कौशल विकास योजना है। हाँ, ये योजना है। और बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें से डॉक्टर द्रोण गुरुकुल भी हैं, जो बच्चों के लिए ये सारी तो आपका ये देते मानना है कि कोर स्किल के साथ बिहेवियरल स्किल, जैसा आपने बताया, और जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये बहुत मायने रखते हैं अगर आपको ग्रो करना है इंडस्ट्री में। तो या बिल्कुल, बिना इसके तो मैं अगर कहना हम चाहूँगा अगर आप एक रेशियो देना चाहें कि 100% जॉब में अचीव करने के लिए कोर स्किल कितना % कंट्रीब्यूट करता है, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, अपने आसपास जिनको आप जानते हैं उनके एक्सपीरियंस की। कोर स्किल, जैसे कोई इंजीनियर है या टेक्निकल है तो उसका वो कोर स्किल, और बाकी बिहेवियरल स्किल जो कहीं किताब में लिखे नहीं होते, सीखने पड़ते हैं एटिकेट्स, और वो कितना % मायने रखता है? देखिए 50-50 मैं जो रेशियो दूंगा वो 50-50 का ही दूंगा, क्योंकि आपको नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन यदि आप पे और आप स्किल्ड नहीं हो सारी चीज़ों से, तो आप ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे। टेक्नोलॉजी से आप कुछ दिन कर लोगे, लेकिन हर मतलब कहते हैं ना कि आपको परफेक्शन भी होना चाहिए, इंडस्ट्री के हिसाब से आपको रेडी भी होना चाहिए। आपको यह सब कुछ के साथ आगे बढ़ना है, तो आपको 50-50 का मैं इसको रेशियो दूंगा कि 50% आप उस पर डिपेंड करते हैं, 50% आप इस पर डिपेंड करते हैं। तो मतलब ये है कि आपका ये कहना है कि एटलीस्ट कोर के बाद आप ट्रेनिंग लो, या साथ में ट्रेनिंग लेके बिहेवियरल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं भी समझता हूँ कि बिहेवियरल स्किल सेट। तो अब मेरा कुछ खास लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है सिर्फ आपके लिए, आप बता सकते हो कि ये तो हो गया कॉर्पोरेट में करियर, ठीक है, बना लिया हमने, ये सीख लिया, ये पॉलिटिक्स में कैसे करियर बनता है? पॉलिटिक्स में करियर का आप रास्ता बताओ, कैसे पॉलिटिक्स में करियर बनाया जाए? देखिए पॉलिटिक्स के और लिए, ये आपकी राय को मैं भी कोशिश करूंगा इम्प्लीमेंट करने की। पॉलिटिक्स के लिए मैं पहले तो उन लोगों को कहना चाहूँगा जिनके पास मान लो कोई व्यापार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई मान लो आर्थिक आय नहीं है उनके पास, तो उन लोगों को तो कायदे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग जाते हैं तो फिर राजनीति में, बजाय राजनीति करने के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। यदि राजनीति किसी को अच्छी करना है तो जो व्यक्ति सच में शिक्षित हों, पढ़े लिखे हों, जिनको नॉलेज हो टेक्नोलॉजी के रूप में, या किसी भी एक कहते हैं ना, किसी भी चीज़ के क्षेत्र के माहिर जो व्यक्ति हों, उनको, लेकिन राजनीति में जाने से पहले कुछ ऐसा काम मतलब अपने क्षेत्र में वो कर चुके हों, कुछ ना कुछ समाज के प्रति, कुछ ना कुछ, जिससे कि नॉलेज होना। कहते हैं ना, हर फील्ड में अनुभवी व्यक्ति ही सक्सेस होता है। Exactly. तो अनुभव का होना बहुत जरूरी है। तो अनुभवी व्यक्ति ही जब आएंगे राजनीति में, और अच्छे लोग, जैसे अब मैं इसको एक शुद्ध देसी गांव के उदाहरण के साथ समझाऊंगा, अब आप समझ जाएंगे। तो यह तो चौपाल है, गांव में खाली चौपाल पड़ी है और उस पर कोई नहीं बैठता है, तो कुत्ते बैठेंगे। खाली पड़ी है चौपाल तो कुत्ते बैठेंगे। तो कहावत है कि चौपाल पर जब अच्छे लोग बैठेंगे, 4 बातें होंगी, शिक्षित लोग, गांव के कहते हैं ना बुद्धिमान लोग बैठेंगे, तो कुत्तों की जरूरत, कुत्ते क्यों बैठेंगे फिर उस पर? तो राजनीति में भी यदि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, और जो समझते हो कि देश को कैसे, जैसे मोदी जी, योगी जी, बहुत बड़े उदाहरण है, अच्छे अच्छे लोग निकल करके आए हैं, तभी तो वो परिवार के लोगों से सत्ता छीनी गई, नहीं तो कभी भी नहीं छीन पाते। वही लोग बैठे रहते और सरकार में कभी बदलाव भी नहीं होते। तो अच्छे लोगों को राजनीति में एंटर करना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन जब वो अपनी जिम्मेदारियों से फुर्सत हो जाए, हाँ, जब उनको अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा फ्री हो जाए, जो खुद के उनके कोई और गोल्स हैं, अचीवमेंट हैं, वो उनके कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब वो देश के लिए कुछ करना चाहें,
जैसे देश और राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहें कि यार ये बड़ा हमारे देश में ड्राइविंग का जो रूल है बड़ा बेकार है, अंग्रेजों ने बना दिया और रोज एक्सीडेंट करते हैं, लोग मार के भाग जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हमें कुछ करना चाहिए, युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए, हम जब बैठेंगे संसद में तो हमारे पास इतनी सारी योजना है, हम ये सजेशन देंगे, ऐसे देंगे, ऐसे लोग आने चाहिए, जो मेरा मानना। इस तरीके के लोग जब आएंगे तो ऑटोमेटिक, आपने देखा कई देशों में वहाँ के प्रधानमंत्री साइकिलों से घूमते हैं, वहाँ के जो सांसद होते हैं साइकिलों से घूमते हैं, ना उन्हें किसी का डर है, ना उनके साथ ये VIP CIP D ग्रेड श्रेणी, C श्रेणी, E श्रेणी, किसी की जरूरत। भाई ये पैसा किसका है? देश का तो पैसा है। गरीब किसान मजदूर, आप बात कर रहे हो महंगाई की, महंगाई भैया कैसे कम होगी? कम तो ऐसे ही होगी ना जब खर्चे कम होंगे। पहले काला धन चला जाता था स्विट्जरलैंड, सारा पैसा गरीब किसान मजदूर का टैक्स का पैसा बाहर विदेशों में चला जाता था। रोड बनते कहाँ से? कागजों में रोड बन जाते थे, तो और कागजों में रोड बन करके कागजों में रोड बन जाता तो फिर रोड दिखेंगे कहाँ? गड्ढे दिखेंगे। लेकिन अब वो काम हो रहा है, पैसा, महंगाई दिख रही है लोगों को, लेकिन पैसा भी तो चाहिए देश के विकास के लिए। वो पैसा तो ऐसे ही आएगा, लगेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अच्छे लोग हैं उनको राजनीति में जरूर आना चाहिए, जब उनका मन हो, 40 की एज पर, 50 की एज पर, 60, जब उनका मतलब यंग, मान लो 30 में 35, जब भी उनको लगे कि हमें देश के लिए कुछ करना है तो जरूर आना चाहिए। तो एक्चुअली बहुत सारी हमारी रोड की, गाड़ी की, साइकिल की बात हुई, तो एक मुद्दा 140 करोड़ लोगों का और है, और वो सवाल जो है वो सीधा सरकार से है, जिसकी भी है। हाँ, ना बीजेपी से है, ना कांग्रेस से है, किसी से नहीं है। जिसकी भी जो सरकार है, दिल्ली के इलेक्शन आ रहे हैं, है ना, और दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनता त्रस्त है हमारी उस रूल को लेके। रूल ये है, जो हमने बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे किए और अपने वो गुप्त सूत्र से जो क्वेश्चन आया है कि एक गाड़ी की RC इशू होती है, गवर्नमेंट इशू करती है 15 साल के लिए, ठीक है, जिसपे कि 28% GST पे होती है, गवर्नमेंट के पास जाती, जिसकी भी गवर्नमेंट है। फिर उस पर रोड टैक्स लगता है, वो भी गवर्नमेंट के पास जाता है। और उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं वर्ल्ड वाइड या इंडिया लेवल पे या कुछ भी, और एक आदेश आता है कि भाई पेट्रोल गाड़ी 15 साल चलेगी और डीजल गाड़ी 10 साल, उसके ज़्यादा दिल्ली में अलाउड नहीं है। स्पेशली दिल्ली में बहुत सारे रूल हैं। तो जिसने गाड़ी ली है 20 लाख की, उसकी वैल्यू तो 0 हो गई है। अभी जो गाड़ी खरीद रहे हैं उनको भी पता नहीं अगले 2 साल बाद पता नहीं क्या नया रूल आ जाए, Euro 2, Euro 4, Euro 6, ठीक है, और उसकी आज ली गई गाड़ी की 2 साल बाद वैल्यू 0 होने वाली है, उसको पता नहीं। तो इस पॉइंट पे जो सवाल है वो ये है कि अगर ऐसा होता है तो वो जो गाड़ी के खर्चे की भरपाई है, क्योंकि जनता को तो दूसरी लेनी पड़ेगी, वो क्या सरकार ने करनी चाहिए, या क्या प्रोसीजर है कि भाई चलो, ना तो सरकार कर सकती है क्योंकि सरकार का पैसा डेवलपमेंट में लग जाता है, चाहे कोई सी भी सरकार हो, तो क्या वो गाड़ी अलाउ होनी चाहिए? भाई ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन, टेक्निकल चीज़ें जो हैं पॉल्यूशन की वजह से अगर ये हो रहा है, वो चेक करके अगर वो खरे मानकों पे उतरती है तो उसको अलाउ करना चाहिए या नहीं। दिल्ली इलेक्शन का ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस पे क्या कोई अगर चेंजेस आते हैं गवर्नमेंट में, और क्योंकि ये एक रियल मांग है कि भाई किसी का लिया हुआ पैसा 0 हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी पॉलिसी, तो और एक पेपर भी गवर्नमेंट का है RC का, दूसरा पेपर भी गवर्नमेंट का है, तो उस पे क्या विचार हैं? देखिए, मेरे व्यक्तिगत विचार के अलावा मैं कल गडकरी जी को सुन रहा था, वो अमेजोन के समिट में आए थे, तो बता रहे थे कि जिस कार से मैं चलता हूँ, जिससे वो आए भी थे, वो पहली कार है इनोवा जो कि फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो है पॉल्यूशन फ्री गाड़ी है। तो हमारे गडकरी जी का जो विजन है, या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन जो है, वो तो बड़ा क्लियर है कि आगे चल के पॉल्यूशन कैसे कम हो, कैसे किस तरीके से ये जो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों का जो उपयोग हो रहा है, जिससे पॉल्यूशन बहुत होता है। दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, आपने देखा होगा, लोगों को सांस लेने में, कहते हैं कि उस पैसे से ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो जनता को अपने स्वास्थ्य की है। भाई अब स्वास्थ्य ही खराब होगा, आ रहा हूँ मैं, उसी बात पे आ रहा हूँ।
तो पहली जो सोच है मोदी जी और गडकरी जी की कि कैसे हमारे व्यक्ति जो हमारे देश की जनता है वो स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, अच्छी रहे, अच्छी सांस ले सके, शुद्ध सांस मतलब शुद्ध ऑक्सीजन ले सके, तो उस पर काम कर रहे हैं। खुद भी उस गाड़ी से चलते हैं और वो अपना उदाहरण बड़े बड़े मंचों पर देते हैं जहाँ पर हम हजारों लोग। वो इलेक्ट्रिक कार से चलते हैं? अच्छा जी। बैटरी वाली जो कार आ रही है, इलेक्ट्रिक कार है, उससे चलते हैं। और उन्होंने कई सारे लॉन्च भी करे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं चाइना में भी जाता हूँ, आप भी अभी जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे आप सवाल पूछ रहे थे कि गाड़ियों का क्या होगा, जनता का क्या होगा, तो मैं बता देता हूँ कि फ्यूचर क्या है, क्योंकि हम वो फ्यूचर देख रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, जनता भी इसको जान जाए कि जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रॉनिक पर ही जाने वाला है। नहीं तो किसी को भरोसा ना हो तो वो एक ट्रिप मार ले विकसित कंट्रियों का, वहाँ पर सारी कारें, मतलब आप मानोगे नहीं, 80 से 90% कारें, चाहे टैक्सी में हो, चाहे पर्सनल लोग यूज कर रहे हो, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर एक चार्ज करने के बाद चलती हैं। और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ये पेट्रोल और डीजल की गाड़ी है, या ना कोई स्पीड में दिक्कत होती है, ना कोई पावर में दिक्कत होती है, मतलब बहुत अच्छे से। तो फ्यूचर जो है देश का, हमारे देश का और देशों के जो हम देख रहे हैं, वो यही है कि इलेक्ट्रॉनिक पर होने वाला है। अब बात आपने जैसे कहा, मैं आपको बीच में रोकूंगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे एक्चुअली हमारे इसी मंथ में एक एक्सपर्ट आने वाले हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से, जिसपे हम ईवी पे बात करेंगे। क्योंकि ईवी पे जो हमारे जनता के क्वेश्चन है वो ये है कि ईवी ना तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है ना, क्योंकि ईवी अगर चार्जिंग होती है तो 54% लाइट कोयले से बन रही है इंडिया में फिलहाल, 24 से 28% सोलर से बन रही है, बाकी थर्मल प्लांट से आ रही है। तो चार्जिंग में भी पोल्यूशन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ कोयला, प्लस बैटरी बनने में भी पोल्यूशन क्रिएट होता है, और बैटरी डिस्पोज ऑफ में तो लैंड कंटामिनेशन होने वाला है, बहुत सारा पोल्यूशन, कार्बन फुटप्रिंट्स जनरेट हो रहे हैं। प्लस मैं कहीं न कहीं जब इंडस्ट्री में था तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से मेरा आज से 13 साल पहले से कनेक्ट, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आना स्टार्ट हुए थे इंडस्ट्री में, तो उसका जो बैटरी पैक है 8 साल या 160 किलोमीटर, 1,60,000 किलोमीटर, तो इस हिसाब से वो इकोनॉमिकल भी नहीं है, 30% लगभग महंगी पड़ती है। तीसरा सवाल है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। और अगला ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर होगा या नहीं होगा, ये हम जब एक्सपर्ट से बात करेंगे तो हमें पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जो आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड ट्रेंड इलेक्ट्रिक का चल रहा है इस समय, यदि आप देखोगे तो चल रहा है। मतलब यदि क्या होगा वो हो सकता है और 10, 15, 20 साल आगे का सवाल है, लेकिन अभी जो होने वाला है 5-10 साल तो में, उसमें कुछ आरसी पे आरसी वाला लिंक है हमारा, कि आरसी पे हमारा क्या रहेगा जैसे जो भी चेंज हो जाते हैं। देखिए, मैं तो इसमें एक सजेशन दे सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं कंपनी का ओनर हूँ, ना किसी भी सरकार में मुख्यमंत्री हूँ, तो मैं उसका जवाब तो नहीं दे पाऊंगा। मैं एक सजेशन दे सकता हूँ कि भाई यदि कोई कंपनी गाड़ी लेकर के आती है, वो अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिक में मूव करती है, जैसे होते हैं ना आईफोन आते हैं तो एक्सचेंज ऑफर ये सब रहता है, तो कायदे में ये होना चाहिए कि आपकी मान लो आरसी खत्म हो रही है, गाड़ी खत्म होने वाली है, तो कंपनी, जिस कंपनी से आपने गाड़ी ली है, तो आप उसी कंपनी की दूसरी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी लेते हो, न्यू जनरेशन वाली गाड़ी लेते हो, तो क्योंकि आप ऐसे ही उसको मार्केट में डंप करोगे तो जनता का भी पैसा बहुत लॉस होता है, और वैसे भी कचरा मतलब बढ़ेगा। तो उसका सबसे बढ़िया उपयोग यही रहेगा कि कंपनी वाले जो लोग हैं वो उसको लें और उसकी जगह उसका अच्छी कीमत दें। मतलब ये नहीं कि सिर्फ मतलब ऐसे ही कबाड़े वाला कीमत दिया, एक अच्छा जिस कीमत से उसका वो उपयोग करते हैं, कंपनी वाले बड़े आसानी से उसको, उस मटेरियल को यूज कर सकते हैं, बहुत सारा उनके काम का सामान उसमें होता है, तो उसको वो लें और अच्छी कीमत जनता को दें। और उसकी जगह नई गाड़ी, जैसे आईफोन वाला क्या करता है, यूएस वगैरह में 15 लोगे, उसके बदले 16 लोगे तो 15 को ले लेगा, 16 दे देगा, उसके मतलब बहुत नॉमिनल चार्जेस रहते हैं। तो इससे एक नई जनता के बीच में एक नया
वो निकल करके आएगा कि यार नई टेक्नोलॉजी है, नई गाड़ी है, नई जनरेशन है, तो लोग लेंगे। तो इसमें तो फिर से जनता के ऊपर भार आ गया, क्योंकि जो ऑटोमोटिव फैक्ट्रीज हैं, मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ही था कभी कनेक्ट, तो जो भी गाड़ी एक बार पहिया चल गया उसके बाद उस पार्ट का, उस गाड़ी का 10% कॉस्टिंग रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। और जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कमाती है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सेल पे नहीं कमाती है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सर्विस पे कमाती है। उनका जो बिजनेस मॉडल, जैसे प्रिंटर का बिजनेस मॉडल है कि वो प्रिंटर की सेल पे नहीं कमाते हैं, रीफिल पे कमाते हैं, कार्टेज पे कमाते हैं। तो इस वजह से जो भी वेट आएगा दोबारा, लेकिन जो अभी भी सवाल दिल्ली इलेक्शन के लिए बना हुआ है, स्पेशली दिल्ली के लिए, कि एक ही पेपर गवर्नमेंट ने दिया 28% GST और रोड टैक्स, फिर दूसरा पेपर आ गया, तो एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी जिसकी स्थिति एक नॉर्मल लोगों के लिए गाड़ी सपना होता है, तो वो जब गाड़ी जीरो होती तो ऑटोमोटिव फैक्ट्री तो डेफिनेटली करने वाली नहीं है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी उन्होंने पैसे नहीं बनाए होते हैं, वो तो सर्विस पे पैसे बनाने वाले होते हैं, और वो भी जनता के ही लोग हैं, कहीं ना कहीं सरकार से नहीं, वो भी फैक्ट्री चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली इलेक्शन में, दिल्ली में दूसरी विपक्ष की आपकी सरकार है, तो क्या ये मुद्दा सामने लाना चाहिए? जरूर लाना चाहिए और ये उठाना भी चाहिए। और मैं दिल्ली की जनता को यही बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं करने वाला, वो बस फ्री 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 करके कर देगा। इस तरीके के सच में इस पर काम करना चाहिए। ऐसे लोग, जनता परेशान है, जनता के सवाल हैं, तो इस पर काम करना चाहिए था। 10 साल जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, इस पर कुछ ना कुछ नई चीज़ें जनता के हिसाब से लानी चाहिए, जिससे जनता को नुकसान ना हो। तो ये मुद्दा तो अच्छा है, उठाना भी चाहिए जनता को। और मेरे हिसाब से जब इस बार जैसे कि लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करेगी। और मैं ये तो आपसे भी कहूँगा, सजेशन दूंगा कि इस पर आप लेटर बना करके भेजिए, भाई मोदी जी को भेजिए, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये जनता का भी काम है कि अपने जो सवाल है या सजेशन है, वो मोदी जी ने पोर्टल बनाया हुआ है, नमो ऐप बनाया हुआ है, आप डायरेक्ट उनको लेटर भेज सकते हैं। हर महीने आपने देखा होगा मन की बात में मोदी जी बात भी करते हैं, जैसे लोगों के जो अच्छे सजेशंस जाते हैं, इनोवेशन चीज़ें जाती हैं, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट। तो दिल्ली की जनता को लेकर, यदि आपने भी मान लो गुप्त सूत्रों से जानकारी आपको प्राप्त हुई है और आपको ऐसा डाटा कुछ है, तो आपको देना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से कहूँगा कि शर्म के मारे मर जाना चाहिए, जो लोग धरना देते थे, जनता की बातें करते थे कि मैं गाड़ी से नहीं चलूँगा, सरकारी आवास नहीं लूँगा, सरकारी सुविधाएं नहीं लूँगा। सबसे ज़्यादा वही व्यक्ति 45 करोड़ का आवास बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक बड़े बड़े बाथरूम और ये सब चीज़ें करोड़ों रुपए खर्च करता है। तो उसको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। दिल्ली का भाई 2 बार 3 बार का मुख्यमंत्री है जो व्यक्ति, उसको ध्यान देना चाहिए था। ये सवाल जो है, जनता यदि परेशान है किसी भी वजह से, तो ये मुख्यमंत्री की ये एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना, फेलियर है कि उसने जनता के सवालों पे ध्यान ही नहीं दिया। ये जनता के सवाल थे, ये जो पॉइंट है वो वैलिड है और उस पर काम करना चाहिए था। अब नहीं किया है तो अब जनता बदलेगी तो भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। आपने देखा होगा मोदी जी ने एक आयुष्मान कार्ड लेकर के आए थे। अब मोदी जी ने सारे स्टेटों को कहा कि इसको चालू करिए, अब आपके केजरीवाल चालू ही नहीं किए। अब बताओ दिल्ली की जनता, केजरीवाल हमारे नहीं है, नहीं मैं केजरीवाल दिल्ली के हैं तो और दिल्ली अपने घर वालों के हैं। नहीं, क्योंकि हम घर वालों के नहीं होता, जब आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है और जब वो कहते हैं ना उस पर बैठा होता है, तो वो जनता का हो जाता है वो व्यक्ति। और वो व्यक्ति बजाय जनता के ध्यान देने के, वो अपने घर बनाने में ध्यान था अगले आदमी का, कैसे एक के बदले एक बोतल फ्री दी जाए, कैसे मतलब इस तरीके के कानून बनाए गए कि छोटे छोटे जो मतलब वो काम करते थे लोग, उनको हटा करके शराब माफिया, बड़े बड़े माफिया बनाए गए, बड़े बड़े लोगों को टेंडर दिए गए, बड़े बड़े लोगों को, लोग कोरोना में मर रहे थे, लोग कोरोना में चाह रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ काम करें, और दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठ करके शराब के लिए नियम कानून नीति बना रहे थे। अब जेल में जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो ये सारी चीजें नहीं, अब आपने ये सवाल उठाया, इस पर काम करना चाहिए था बजाय शराब नीति के। तो अगर हमारा ये पॉइंट वैलिड है, तो फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है कि एक इंसान जा रहा है, दिल्ली में घुसा, उसकी गाड़ी डीजल की है,
ठीक है, बाहर स्टेट में चल रही है, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं उनको पोल्यूशन का दिक्कत नहीं है। दिल्ली में उस बॉर्डर को क्रॉस करते ही एकदम पोल्यूशन का दिक्कत है, तो उसकी गाड़ी का चालान कटता है, एक रियल टाइम सिचुएशन। तो क्या उस चालान के बिहाफ पे उसने अपना केस फाइल करना चाहिए, चालान भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए? क्योंकि उसने तो रोड टैक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया वो जा सकता है। और तो इस पे क्या लगता है कि कोई, देखिए, किसी भी चीज का कंक्लूजन एकदम नहीं किया जा सकता। मैं भी समझता हूँ बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ना, तो संविधान के खिलाफ कोई बोलेगा ना कोई कहेगा। भाई जो नियम है यदि है तो वो है, वो तो भरना ही पड़ेगा। इसमें तो देखो ये नहीं हो सकता ना कि आप कोर्ट बना भी है, यदि किसी को दिक्कत है, उसको लगता है गलत है, तो कोर्ट भी इसीलिए बने। ये भारत देश का जो संविधान है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो बड़ी क्लियर और एकदम सही है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी के लिए बंदिश हो कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप कोर्ट नहीं जा सकते। दिक्कत है, इसीलिए तो बनाया गया है वो। यदि आपको लगता है कि गलत है तो आप जाइए कोर्ट में दायर करिए। मैं तो कहता हूँ इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अभी आतिशी सिंह के ऊपर ही डाल देना चाहिए केस। मैं तो यही कहूँगा उसी पर डाल। भाई 10 साल से आप कर क्या रहे हो, क्यों नहीं किया? आपने अपने घर बनाए, आवास बनाए, शराब नीति बनाई, सत्येंद्र जैन हवाला में चले गए, सब सारे लोग जेल में जा रहे हैं, सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कूड़े के ढेरों की बात करते थे, आज वो डबल हो गए कूड़े। बात करते थे झील बनाएंगे, तो दिल्ली में झील बनाएंगे, वो पूरी दिल्ली को बारिश में झील बन जाती है। तो ये लोग, जनता देख रही है, तो ये लोग, मैं तो कहता हूँ इस पर कोर्ट में जाना चाहिए लोगों को। पता नहीं दिल्ली की जनता क्यों नहीं जाती, जाना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। खाली मुफ्त के चक्कर में है, जैसे ये जो बड़ा गलत मैसेज लोगों को चला जाता है, मुफ्त 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 बिजली, मुफ्त पानी, और लोग वोट दे देते हैं। वोट देने से पहले सोचना चाहिए कि हमें 5 साल ये व्यक्ति या ये पार्टी क्या करने वाली है, इनकी नीति क्या है, ये देश के लिए या राज्य के लिए क्या करने वाले हैं। एक वोट एक बार उपयोग होता है 5 वर्ष में। हम यदि 5 रुपए की कोई चीज़, सब्जी भी खरीदने जाते हैं, उसे 4 बार घुमा के देखते हैं कि सही है कि खराब है। और वोट देने के लिए किसी ने बस आया और अनाउंस कर दिया कि मैं बिजली दूंगा फ्री, पानी दूंगा फ्री, और खट से उस पर वोट डाले आते हैं। तो उसको आपका ये ये सोचना कहना चाहिए है कि वोट को ध्यान से देना चाहिए। और ये जो मुद्दा है आरसी वाला, और जो ये पॉइंट, ये कहीं किसी हद तक वैलिड है। आपकी एज ए पर्सनल राय या एज ए पॉलिटिकल राय, जो कुछ भी हो, तो जनता यदि परेशान है किसी भी चीज़ से, तो मैं तो व्यक्तिगत मेरी यही राय है या सलाह है कि कोई भी सरकार हो, उसको उस पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अपने अधिकारियों को भेजना चाहिए, और उस पर कोई ना कोई सॉल्यूशन, उस समस्या का निदान करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि निराकरण किए बिना उसको छोड़ दिया गया, या ऐसे ही जनता परेशान है, कोई बात नहीं, चल रही है हमारी गाड़ी तो चल रही है, हम तो मुख्यमंत्री हैं, फिर तोड़ मरोड़ के फिर बना लेंगे। तो ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे जनता परेशान होती है। जनता का भी ध्यान कौन रखेगा? जनता का ध्यान तो यही लोग रखेंगे ना, इसीलिए तो ये कानून है। समरी ये है कि हमारा ये वाला इशू हमें डिस्कस करना चाहिए, जनता को आगे आना चाहिए, अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं, तो हमने इस पॉडकास्ट में ये 4 से 5 टॉपिक डिस्कशन किए, जिसका कि डिस्कशन पॉइंट बहुत अच्छा था। तो आप एज होल समरी हमारे डिस्कशन में जो भी पॉइंट आए, इसमें आपको एक कास्ट का पॉइंट लेके आए, हम एक एम्प्लॉयमेंट का लेके आए, जिसमें आपने बोला कि इंडस्ट्री रेडीनेस और वो होना चाहिए, फर्जी पहचान पत्र पे काम कर रहे हैं, और एक दिल्ली का ये। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सा पॉइंट सबसे मेन मुद्दा है जो ऊपर जाना चाहिए? देखिए, जो बेनिफिट करे लोगों का। मुद्दे जितने भी हैं आपके, सारे मुद्दे जायज़ हैं, सारे मुद्दे जनता के हैं, सारे मुद्दों पर ही काम होना चाहिए, और जनता ये चाहती भी है। 140 करोड़ देशवासी ये चाहते हैं कि हमारा देश सुख शांति के साथ विकास की राह पर आगे बढ़े और विकसित देशों की लिस्ट में आए, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पर, इससे नीचे नहीं। और इसका सिर्फ और सिर्फ अभी के समय में, अभी यह देखा जाए तो एक ही व्यक्ति हैं, वो है नरेंद्र भाई मोदी जी, जो इसको कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नेता अभी तो नहीं है
आगे का देखो, फ्यूचर का किसी को नहीं पता, लेकिन अभी के समय में देखा जाए तो अभी जितने भी विपक्ष के लोग हैं या जो भी विपक्षी पार्टी के लोग हैं, उनको कुछ नहीं पता है, ना ABCD पता है। जितने आपने सवाल किए इतने भी नहीं, बहुत से लोगों को पता होंगे, तो इसमें भी वो वोट बैंक की राजनीति ढूंढेंगे कि कैसे इस मुद्दे में से वोट हमें मिल जाए, कौन सा वोट मिलेगा उस पर वो पॉइंट आउट करेंगे। ये नहीं बात करेंगे कि इसको यदि इन पॉइंटों को आप लेकर मोदी जी के पास जाएंगे या बैठेंगे, या हो सकता है इन पर काम भी कर रहे होंगे वो बहुत सारी चीज़ों पर, तो वो आगे ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, नीति बनाते हैं, आगे का प्लान बनाते हैं, विजन बनाते हैं, उस पर काम करते हैं। तो ये दूर करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं इस समय, वो है हमारे मोदी जी। तो त्यागी जी, आपके साथ हमने आज 4 मुद्दे डिस्कस किए। बहुत अच्छा डिस्कशन, फ्रूटफुल डिस्कशन हमारा रहा, और ओवरऑल जो समझ में आया कि एक बेसिक मुद्दे हैं जो कि चलते रहेंगे, जिस पे युवाओं को ही सामने आके, क्योंकि सरकार तो रोज़गार क्रिएट नहीं करेगी, लोगों को स्किल बनना पड़ेगा, रोज़गार अवेलेबल हैं उनको। इवन जैसा आपका विचार है और समरी है कि लोगों को रोज़गार की बजाय, नौकरी की बजाय बिजनेस क्रिएट करें, जिससे 4 लोगों को और रोजगार दे पाएं अपने अंदर बिहेवियरल स्किल सेट, कोर स्किल के साथ, जिससे कि वो आइदर नौकरी करें या रोजगार करें, उसको पूरा कर पाएं। बाकी मुद्दे पे अगर लोगों को वो पॉइंट है तो उसको लेके आगे आना चाहिए, सरकार से डिस्कशन करने चाहिए, डायलॉग्स करने चाहिए, और कुछ एक कंक्लूज़न हम उस टॉपिक पे निकालें। तो आपसे डिस्कशन करके बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही अच्छे आउटपुट्स हमें मिले, और एक पर्सनल राय का जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने दिया ना, क्योंकि हमेशा आदमी एक जब चेयर पे बैठ जाता है ना, आप जब चेयर पे बैठ जाते हैं राजनीति के, तो फिर आपको वो वाला उसमें शहद डालना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन जो व्यक्तिगत पॉइंट्स जो आपने दिए कि करियर में ऐसा होना चाहिए, 50-50% हमारा कोर स्किल और हमारे बाकी बिहेवियरल कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री रेडीनेस, वो 50-50% कंट्रीब्यूट करते हैं अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में चलना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पे आए और आपने अपना टाइम दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम, राधे राम राधे, राम, जय श्री नमस्कार। राम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे जय मातरम। श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोबारा से।